अबे तू है कौन तू? मानवा का रिकैप। ये क्या चीज हो? अबे यूट्यूबर जो हर रोज वीडियो डालता है, हर रोज वीडियो डालता है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तू? 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तू जिंदा है? ये है एक किलर जो बड़े लंबे टाइम से इस चेंगडू सिटी में रह रहा है। इस शहर की खासियत यहाँ की वाइन है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक लड़की आती है, वो उससे बात करने लगती है। हमारा एमसी कहता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वो लड़की बताती है कि वो यहाँ पर काम करती है और वो उसे बड़े टाइम से यहाँ पर ड्रिंक करते हुए देख रही थी। एमसी उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो लड़की लगातार कहने लगती है कि यहाँ की वाइन अच्छी है और तुम्हारे बात करने के तरीके से पता लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। क्या तुम्हें ड्रिंकिंग पसंद है? और बाय द वे, तुम यहाँ चेंगडू पे क्या किसी काम से आए हो? एमसी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक ने हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रख रखा था। वो कहने लगते हैं, हे बड़ी, ये सीट हमारी है। एमसी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। वो बंदे कहने लगते हैं, ओए साइड हट जा, ये सीट मेरी है। एमसी कहता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले मैं आया और तब का बैठा हुआ हूँ। वो कहने लगते हैं, कब से? पूरे टाइम से। एमसी कहता है, पूरे 5 दिनों से। वो लोग थोड़े से और आगे आ जाते हैं एमसी को डराने के लिए। वो लोग कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, ये यहाँ पूरे 5 दिनों से बैठा है। तुझे मरना है क्या? हम यहाँ 5 सालों से हैं। दफा हो जा, नहीं तो तुझे दफा कर देंगे। उन्होंने अपनी मशैटी से एमसी के गर्दन पर रख दी थी। एमसी डर गया और वो कहता है, अरे सॉरी बड़ी, ये सीट तुम्हारी तो है, ये लो बैठो बैठो, मजे करो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे काम है। वहीं वहां पर जो वेट्रेस काम कर रही थी और एमसी से बात कर रही थी, वो उसे देखती रह जाती है और एमसी वहां से भाग गया। वो लोग हंसने लगे, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। वो वेट्रेस भी अपने मन में सोचने लगी कि क्या ही डरपोक था। उसके बाद वो उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके पास आकर कहते हैं, ब्यूटी, तुम कहाँ जा रही हो? हमारे आते ही तुम कहाँ भागने लगी? वो वेट्रेस अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, मुझे काम करना है। वो लोग कहने लगे, वाह, गरम दिमाग की बिच साली, जब वो जिगलो वहां पर बैठा हुआ था तब तो तुझे काम याद नहीं आया और उसके साथ बड़ी बातें कर रही थी, और जब हमारी बारी आई तो तुझे काम आ गया। ये साली हमारा मजाक उड़ा रही है। वो वेट्रेस कहने लगी, तुम क्या करना चाहते हो? वो लोग कहते हैं, अरे डरो मत, हम कोई बुरे लोग थोड़ी हैं, बस तुम्हें तो इस कप में से वाइन पीनी है। इसे पीकर तुम हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर सकती हो। एक घूंट ही काफी है। वो वेट्रेस उसे पी लेती है और कहती है, ठीक है, अब मैंने पी लिया है, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन उसके सर में कुछ होने लगा और वो लड़खड़ाने लगी। वो कहने लगी, ये वाइन तुमने? वो लोग उसे उठाकर वहां से ले जाने लगे। जाते हुए कह रहे थे, कितनी पतली कमरिया। हमारा एमसी साइड में ही बैठा हुआ था और उनको जाते हुए देख लेता है। वो लोग एक अंधेरी गली के अंदर उस लड़की को ले आते हैं। वो लोग कहने लगे थे, वाह वाह, क्या ही गर्मी लड़की है, बॉस के लिए बढ़िया है, पहले मैं ट्राई करूंगा। ओए साले, बॉस यहाँ पर है, तू पहले ट्राई करेगा? अरे ये लड़की तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चलो यहीं पर मजे करते हैं। वाह वाह, मलाई से भी चिकनी। तभी वहां पर हमारा एमसी आकर कहता है, लगता है तुम लोगों को लड़की के साथ बिताए ज्यादा टाइम हो गया है। अरे ये साला जिगलो आ गया, सन ऑफ अ बिच। एमसी कहता है, तुम लोगों को घर चले जाना चाहिए, डरपोक। वो लोग एमसी के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे कि ये एक गरीब बच्चा है। अरे जरा देखो, कितना अजीब सा बैग लेकर आया है, ये साला गे है। बच्चे, मरना नहीं चाहता तो चला जाओ बास्टर्ड। एमसी उनकी धमकियों से डरता नहीं है और एक कदम आगे रखता है। उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो एमसी पर हमला कर देते हैं। एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह पर अपना बैग फेंक देता है और फिर उस बैग में से 2 चाकू निकालकर उसकी छाती में घुसा देता है। उस बंदे के छाती से खून निकलने लगा, लेकिन एमसी तो कहां रुकने वाला था। इतनी ही देर में उसने दूसरे बंदे की छाती में भी चाकू घुसा दिया और अब तीसरे और अब चौथे। उसने ये इतना फास्ट करा कि जो बैग उसने पहले बंदे पर फेंका था वो गिरा भी नहीं था और उसने उन चारों का काम तमाम कर दिया। एमसी कहता है, मेरा नाम डॉन है और मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे नफरत है कोई मुझे बास्टर्ड कहे। और वहीं जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वो लड़की कहने लगी, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? नर्स बताती है कि तुम्हें एक लड़का यहाँ पर लेकर आया है। वो कहने लगी, वो कहाँ पर है? नर्स बताती है, वो तो चला गया। वो लड़की पूछती है, वो कैसा दिखता था? नर्स कहती है, वो एक हैंडसम लड़का था। हमारा एमसी यानी डॉन सोने लगता है और जब हमारे एमसी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो कहीं और आ गया है। वो आस पास देखता है। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया और मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? उसका सर दर्द करने लगा बहुत जोरों से। वो कहने लगा, मैं तो होटल में था, ये मैं कहाँ पर आ गया?
मेरे कपड़े, मेरे हथियार, डैम इट, ये चेंगडू शहर तो नहीं हो सकता, ये पक्का ही कोई दूसरी जगह है। लेकिन मैं यहाँ पर आया कैसे? क्या किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर से फेंक दिया? अब जो भी है, पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, जो कि आसान नहीं है। पहले हथियार ढूंढते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एमसी समझ जाता है कि ये जगह इतनी भी आसान नहीं है। घना जंगल, सब जगह पेड़ और इतने गहरे कि आगे देखना भी मुश्किल है। और ये इतनी शांति कैसी? मुझे यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। तभी एमसी पर कोई चीज हमला कर देती है। एमसी सोचता है ये क्या है? इसके पंजे दिख रहे हैं, ये क्या हो सकता है? होली क्रैप! एमसी छलांग मारकर पीछे आ गया। उसके सामने लाल आंखों वाला भालू आ गया था। डॉन को ये यकीन हो जाता है कि उसके सामने जो ओपोनेंट है वो ताकतवर के साथ बहुत ज्यादा फास्ट भी है। भालू एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन वो जरा सा भी डर नहीं रहा था। वो तो बल्कि उस भालू के अटैक को डॉज करते हुए उस भालू के पेट में अपना भाला सा मार देता है और दोबारा से लैंड कर लेता है। भालू जो कि अपने खाने को खा नहीं पाया, गुस्से में जोर से गिराता है। डॉन समझ जाता है कि वो इसे ऐसे नहीं मार सकता, उसे कुछ एडवांटेज चाहिए होगा। इसीलिए भालू के पंजे को डॉज करते हुए वहां से भाग गया। उसके पीछे पीछे भालू, और जब उसे एक सही जगह दिखती है तो वो छलांग मारता है और डानियों को पकड़कर पेड़ के सहारे भालू की तरफ देखकर कहता है ये हाइट सही है। अब वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी अटैक को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और जब भालू पास में आया तो डॉन कूद पड़ा और अपने भाले से उस भालू पर हमला कर दिया। लेकिन वो तो एक मामूली लकड़ी थी और वो बीच में ही टूट गई। डॉन गुलाटी मारकर वापस खड़ा हो गया और भालू वैसा का वैसा खड़ा था। लेकिन थोड़ी देर बाद भालू धड़ाम से गिर गया। भालू के गिरते ही वहां पर अजीब से जानवर आ गए, जैसे कि भेड़िए, लेकिन ध्यान से देखकर ये पता चलता है कि वो कुछ और ही है, भेड़िए नहीं है। एमसी सोचता है इतने सारे मॉन्स्टर्स, अब मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ और वो है भागना। एमसी जान बचाकर वहां से भागने लगा, पीछे पीछे वो मॉन्स्टर्स। रास्ते में कई सारी पेड़ की टहनी आती है। एमसी स्लाइड मारकर उनके बाइट से बच जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे खाई थी और सीधा वो नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ नीचे पानी था, वो बच गया। वो ऊपर तैर कर किनारे पर आता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है वहां पर एक इंसान भागते हुए आ रहा था और जैसे ही वो डॉन के पास आया उसके कमर के पीछे एक तीर लगा और वो वहीं पर मर गया। डॉन आगे जाता है और घास से छुप कर देखने लगा और वो बहुत ज्यादा शौक हो गया क्योंकि आगे जंग हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये कहीं फिल्म की चीटिंग तो नहीं? एक मिनट, ये इतना रियल थोड़ी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये तो सच्ची में मर गए। मैं ये यकीन तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब कुछ असली है। लेकिन ये जंग का मैदान। तभी डॉन के सामने एक भाला आकर गिर गया। डॉन को एक बुरी फीलिंग हो रही थी। वो उस भाले को उठाता है और जो उसके सामने बंदा मरा हुआ था उसके कपड़े पहनकर बाहर आ गया। डॉन कहता है इसके कपड़े मुझे अच्छी तरीके से आ गए हैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से भागने के बारे में सोचना पड़ेगा। वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन उसके पीछे एक बंदा सफेद घोड़े पर और सफेद आर्मर पहने भाला लेकर डॉन के पीछे उसे मारने के लिए आ गया। डॉन ज्यादा चौकन्ना नहीं था, इसीलिए उसे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया और उसको भाला लगने ही वाला था। भाला लगते ही उसकी छाती के बीच में छेद हो जाता और वो वहीं पर मर जाता। लेकिन एंड टाइम पर उसे कोई आकर बचा लेता है, जिसने डॉन को बचाया। वो गुस्से में डॉन पर कुछ कहने लगा, लेकिन डॉन को उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। पीछे से वही घोड़े वाला आया और वो कुछ कहता है, जिसके बाद जिसने डॉन को बचाया था, डॉन का सेवियर, उसे गुस्सा आ गया। वही डॉन पीछे हो गया और उस घोड़े वाले का सामना करने के लिए आगे हो गया। डॉन उस सेवियर को कहता है, मिस्टर, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो सेवियर डर के मारे चिल्लाने लगा, कहीं ये जो डॉन है मर ना जाए। घोड़ा धीरे धीरे करके डॉन के पास गया। डॉन उसके भाले को इतनी आसानी से और बेहतरीन तरीके से डॉज करता है कि उस घोड़े वाले दुश्मन को समझ नहीं आता और एक ही बार में डॉन ने उस घोड़े वाले के गर्दन पर अपने भाले से उसकी गर्दन काट दी। ये देखकर जो सिल्वर सोल्जर्स थे, जो व्हाइट आर्मर पहने हैं, मैं उनको सिल्वर सोल्जर कहूंगा, और जो ये ब्रोंज पहने हैं उनको ब्रोंज सोल्जर। सिल्वर सोल्जर्स अपने लीडर को मरता हुआ देखकर थोड़े से चुप हो गए थे। उनका जो मोरल था वो डाउन हो गया। ये देखकर सेवियर जोर से चिल्लाता है और बाकी ब्रोंज सोल्जर्स उन लोगों पर हमला करने लगे। सिल्वर सोल्जर्स अपने लीडर को मरता देखकर थोड़े से गुस्से में आ गए और वो लोग सभी डॉन को मारने के लिए आगे बढ़े। डॉन एक एक करके उन सभी को मार रहा था। उनको मारते हुए डॉन कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। डॉन ने कई लोगों को घायल कर दिया था और वो भी अब थोड़ा सा थक गया था। डॉन को हांफते हुए देखकर उन सिल्वर सोल्जर्स के अंदर थोड़ी सी जान आई और फिर से हमला करने के लिए डॉन की तरफ बढ़े। डॉन ने अपने भाले के 2 टुकड़े करे और 2 हथियार बना दिए। डॉन हंसते हुए कहता है, अब तुम लोग हमला कर सकते हो, वो भी एक साथ। सिल्वर सोल्जर्स डॉन की तरफ बढ़ रहे थे और डॉन उनकी तरफ। एक एक करके डॉन उनके
उनकी गर्दनें काट रहा था, किसी के हाथ। डॉन इतनी बेहतरीन तरीके से उन सभी को मार रहा था कि जो ब्रोंज सोल्जर्स थे उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी सेवियर आकर चिल्लाकर कुछ कहता है। डॉन तो अभी भी उन लोगों को मार रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। डॉन उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो तो उसका सेवियर था। उस सेवियर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। डॉन उसे देखकर रुक जाता है। वो सेवियर कुछ कहने लगा और उधर उंगली कर रहा था। डॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ इशारा करके कहता है। डॉन कहता है, तुम कह रहे हो कि हम रिट्रीट कर दें, लेकिन क्यों? तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सभी को मारने में। डॉन आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो सेवियर अपने हाथ से उसे रोक लेता है और उधर उंगली करके दिखाता, उधर देखो। और जब डॉन उधर देखता है तो एक बड़ी सेना उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। वो कई हजारों थे, शायद लाखों भी, और वो सभी के सभी एक फॉर्मेशन में आ रहे थे और इतनी तेज कि आसपास की धूल उड़ गई थी। डॉन समझ गया था कि वो इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता और अब की बार वो सच्ची में ट्रबल में आ गए हैं। सेवियर चिल्लाकर कहता है। डॉन समझ गया था कि अब की बार उसे भागना ही पड़ेगा। वो इतने सारे एनिमीज को नहीं हरा सकता। और आखिरकार वो लोग आए कहां से? डॉन जब पीछे देखता है तो कई सारे सिल्वर सोल्जर्स उनकी तरफ पहुंच गए थे और वो लोग अपने भाले से ब्रोंज सोल्जर्स को मार रहे थे। डॉन को भी यकीन नहीं हो रहा था आखिरकार ये यहाँ पर आया कैसे, वो भी इतनी अजीब जगह पर जहाँ के एनिमीज इतने ज्यादा खतरनाक और मारने से पहले जरा सा भी सोचते नहीं, इतनी बेरहमी से मारते हैं। एक एक करके ब्रोंज सोल्जर्स मारे जा रहे थे। डॉन की तरफ कम से कम 1000 सोल्जर्स होंगे, लेकिन वो लोग पलटकर वार भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ हजारों एनिमीज हैं। हजारों, शायद उससे भी ज्यादा, 10 गुना 20 गुना ज्यादा। मुझे अभी भागने के बारे में सोचना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। डॉन भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वही सेवियर था जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। डॉन उसे अपने कंधे पर उठा कर ले जाने लगा। शायद वो सेवियर अब भाग नहीं सकता था। डॉन को अब कुछ भागने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो सारे के सारे यहीं पर मारे जाएंगे। वो सेवियर कुछ कहता है। डॉन आगे देखता है तो उससे दिखता है आगे कोई रास्ता ही नहीं है। हट इसकी माँ का, यहाँ पर कौन लेकर आया है? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? ओह शिट, नहीं नहीं, ये तो और भी ज्यादा खराब होने वाला है। वहाँ पर सिल्वर सोल्जर्स की आर्मी पहुंच गई और वो लोग उंगली करके कुछ कहने लगे। तभी वहाँ पर कई सारे आर्चर्स आ गए। अपनी पोजीशन लेकर उन सभी ने तीर चला दिए। तीर की बारिश होने लगी और कई सारे ब्रोंज सोल्जर्स वहीं पर मारे गए। डॉन अपने हाथों से कई सारे तीरों को रोक रहा था। अपने आसपास वो चारों तरफ देखता है तो ब्रोंज सोल्जर्स एक एक करके मारे गए। डॉन कहता है, सेवियर मुझे यहाँ पर एक गुफा मिली, चलो वहीं पर चलते हैं। सेवियर? उसका सेवियर तो कई सारे तीर लगने के बाद वहीं पर मर गया था। डॉन चुपचाप वहीं पर खड़ा सोच रहा था। तभी उसके कंधे पर आकर एक तीर लगा। उस तीर को डॉन निकालता है। डॉन को अब गुस्सा आ गया था। जिसने उसकी जान बचाई उसी को उन लोगों ने मार दिया। वो जोर से गाली देने लगा। डॉन की तरफ फिर से कई सारे तीर आए और वहीं सिल्वर सोल्जर्स का जो लीडर था वो जोर जोर से हंसने लगा। डॉन कहता, ये फिर से तीर चला रहे हैं। कई सारे लोग फिर से चिल्लाने लगे और तीर से मर गए। गुफा के आगे कई सारे ब्रोंज सोल्जर्स मरे हुए थे। डॉन एक गुफा के अंदर आ गया था। वो सोच रहा था ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहीं पर छुपा रहूं और जब वो लोग चले जाएं तो मैं भी बाहर आ जाऊं। लेकिन जब अपनी मुंडी बाहर निकाल कर वो देखता है तो सिल्वर सोल्जर्स ने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ रखी थी और वो ब्रोंज सोल्जर्स के ऊपर फेंक देता है। कई सारे ब्रोंज सोल्जर्स जो अभी पूरी तरीके से मरे नहीं थे वो जलने के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगे और वहीं सिल्वर सोल्जर का लीडर जोर जोर से हंसने लगा। इतना बहरेम काम करके चारों तरफ आग फैल गई थी। बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं। डॉन को तीर लगा था, उसका बहुत सारा खून नीचे फैल गया। अब उसके मुंह में से भी खून निकलने लगा। वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, ये वो सोच रहा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो फिर से जोर जोर से खांसता है। डॉन सोचने लगा, क्या जो भगवान है मुझे पनिश कर रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मारा? क्या ही मजाक है। डॉन की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो पाती। जमीन में से एक हड्डी का हाथ बाहर निकला। डॉन की आंखें फट गई। एक हाथ, ये क्या है? ये कंकाल, ये जमीन से क्यों निकल रहा है? अरे नहीं, ये क्या एक भूत है? वो कंकाल खड़ा हुआ और धीरे धीरे करके डॉन के पास आया। डॉन कहता है, हे तुम्हें क्या चाहिए? वहीं पर रहो जहाँ पर तुम हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पहले मार रखा है। वो कंकाल अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर से एक आग का बोल सा था जो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और पूरे गुफा में फैल गया। डॉन को कुछ नहीं दिख रहा था और जब उसकी आंखें खुली तो अपने आप को नंगा पाता है। वो आसपास देखने लगा कि वो कहाँ पर है। तभी उसके दिमाग में एक मेमोरी चलने लगी जिसमें कोई कहता है, मेरा नाम यानिस है और मैं एक डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम क्रिस्टल था। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, यहाँ तक कि उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था। उसके लिए मैंने
लड़ाई लड़ी टॉप लाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के साथ जियान यिन वैली के अंदर। वो एक भयंकर लड़ाई थी लाइट स्पिरिचुअल पावर्स और डार्क स्पिरिचुअल पावर्स के बीच के अंदर। उन दोनों में से कोई भी जंग नहीं जीता। मैंने उसे कभी भी ये नहीं कहा कि जो मैंने उसे उसके लिए किया है उसके लिए वो मुझे थैंक्स कहे या फिर मुझे रिपे करे, लेकिन उसने प्यार के सभी वादों को तोड़ डाला, मुझे धोखा दिया। उसने जैन को मुझे मारने के लिए भेजा जब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और तो और जब मैं मरने वाला था मैं जोर से चिल्लाया क्रिस्टल। मैं बेइज्जती वाली हंसी कभी नहीं भूल सकता, और उनकी किस मेरे सामने। उसके ही लवर ने उसे धोखा दे दिया, उसी के सामने किस किया और उसे मारने के लिए उस बंदे जैन को भेजा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, वो जोर से चिल्लाया और सेम टाइम पर हमारा डॉन भी जोर से चिल्लाया क्रिस्टल। वो अपनी आंखें खोलता है। ये दरअसल डॉन ने उस बंदे की सोल को अब्सॉर्ब कर लिया था। वो था ब्लड सैक्रिफाइस। यानिन की सोल डॉन की बॉडी के अंदर रिबॉर्न हो गई, और अजीब बात तो ये है कि डॉन ने उसकी सारी पावर्स और सारी की सारी मेमोरीज को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। उसके पास अब डार्क स्पिरिचुअल पावर्स आ गई थी, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब डॉन घायल था उसका कई सारा खून वहां पर गिर गया था, जो कि उस यानिन के स्केलेटन के पास जाकर उससे मिल गया, और वो ब्लड सैक्रिफाइस पूरा हुआ। जब भी वो मरा होगा वो यहीं पर मरा था, और उसका जो कंकाल था वो अभी भी यहीं पर पड़ा था। डॉन के खून से वो जाग गया था, और उसने डॉन की बॉडी का इस्तेमाल करा अपनी सोल को एक वेसल बनाने के लिए, क्योंकि यानिन कई सालों पहले मरा था, इसीलिए उसके पास अभी ज्यादा स्पिरिचुअल ओरा नहीं था, और डॉन को उसका जो ओरा मिला वो बहुत ज्यादा कम था। डॉन बाहर जाने लगा और चिल्ला रहा था मुझे क्रिस्टल को ढूंढना होगा। जब से यानिन की सोल डॉन की सोल से मिली है, जब से यानिन की सोल डॉन की सोल से मिली है, जिन भी चीजों के बारे में यानिन केयर करता था वो सभी चीजें अब डॉन भी उनके बारे में केयर करने लगा। डॉन बाहर जाता है तो उसके कंधे पर जो पट्टी लगी थी वो उतर जाती है, और वो देखता है कि उसका जो घाव था वो हील हो गया। ये कितनी ज्यादा बढ़िया पावर है। उसकी बॉडी और ज्यादा हल्की लगने लगी। बाहर आकर वो देखता है कि कई सारे ब्रोंज सोल्जर्स जले पड़े थे। डॉन कहता है डैमनिंग सोल्जर्स, मैं तुम लोगों के टुकड़े कर दूंगा। एक मिनट, मैं इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ रहा हूँ और दुखी क्यों हूँ? नहीं, ये पक्का ही यानिन की वजह से है। ये मुझे बहुत ज्यादा अनोय कर रहा है, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। दो सोल्स एक बंदे के अंदर, मुझे डिप्रेस कैसे फील हो रहा है। जो भी है, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और जाकर मुझे उस क्रिस्टल को ढूंढना है। बेचारे फैंग वॉरियर्स, मुझे माफ कर देना, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों का बदला लेकर जरूर रहूंगा। मैं अभी हायोटिन एम्पायर के अंदर हूँ, जो येन ने बनाई थी, जिसका कैपिटल है शंगजिंग। इस एम्पायर में 9 स्टेट है जिनके नाम है जेन, यू, मो, फेंग, निंग, एन, चुआन, हुआन और शेंची। इसके बनने के 200 साल के बाद जो इंपीरियल पावर थी वो घटने लगी, और जो बाकी 9 स्टेट्स थी उनकी पावर बढ़ने लगी। इतनी बढ़ गई कि वो लोग इंपीरियल पावर का सामना करने लगे। पहले से कई सारी बाधाएं आ रही थी 9 स्टेट्स के बीच के अंदर जब यानिन जिंदा हुआ करता था, लेकिन इंपीरियल पावर की वजह से वो लोग डरे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने एक दूसरे के साथ जंग शुरू नहीं करी। लेकिन ये सारी उसकी मेमोरीज नहीं है। उसे बस इतना मालूम है कि जो ब्रोंज आर्मर पहने हुए लोग हैं वो सारे के सारे फेंग से हैं, और वो यानिन का होम टाउन है, यानी उस सोल का। डॉन भागते भागते एक जगह पर आ गया था जहां पर कई सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। डॉन कहता है ये निंग वॉरियर्स दोबारा से, अच्छा है मैं सभी को मार डालूंगा, और एनिमीज आ रहे हैं। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा, कम से कम 100 होंगे, क्या फर्क पड़ता है, बस 100 ही तो है। तभी डॉन जब आगे जाने वाला था उसे एक आवाज आती है, सामने 100 बंदे हैं, अगर तुम लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो तुम मौत को गले लगाने वाले हो। डॉन कहता है कौन? तुम तो फैंग से हो। वो बंदा कहता है अगर मैं फैंग से ना होता तो अब तक तुम मरे होते। डॉन उससे कहता है तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं करा, तुम मेरे पीछे कब आए और तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? वो कहता है मैं तो बस यहाँ पर बैठा हुआ था बिना किसी स्पिरिचुअल पावर्स के, और वहां पर जाना यानी कि मौत को गले लगाना। डॉन को लग रहा था कि वो कोई एक मास्टर है और वो उसके पीछे कब आया उसे पता नहीं चला। डॉन जाकर उसके भाले को ले लेता है और कहता है वहां पर तुम्हारे कॉमरेड्स अपनी जान को दांव लगाकर लड़ाई कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, तुम सच्ची में एक डरपोक हो। वो कहता है हमारे पास बस 20 लोग हैं और
वहाँ पर दूसरे के 100 और वो लोग कम से कम 15 मिनट से लड़ाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पर ज्यादा लोग बचे भी नहीं होंगे। डॉन पीछे मुड़ता है और वहाँ से भाग लेता है। डॉन उस भाले को लेकर जाता है और एक निंग वॉरियर के छाती के अंदर घुसा देता है। जो ये सिल्वर आर्मर पहने हुए हैं ये सारे के सारे निंग से हैं, निंग स्टेट, और ब्रोंज वाले फैंग से। एक एक करके डॉन कई सारे निंग वॉरियर्स को मार देता है। वो लोग चिल्लाते हैं इसे घेर लो और मार दो। डॉन को इतने सारे लोगों को मारता हुआ देखकर फैंग वॉरियर्स थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम लोग अब बच गए। डॉन कहता है तुम सभी के सभी लोग उस तरफ भागो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। और वहीं जो बंदा डॉन को जाने से रोक रहा था वो पत्थर के पीछे से चुप कर देख रहा था और कहता है अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डॉन की बात मानकर फैंग वॉरियर्स वहां से भाग लिए। उनके जाने के बाद डॉन अपना भाला आगे फेंक देता है। निंग वॉरियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार डॉन ने अपना वेपन क्यों फेंक दिया, क्या यह बहुत ज्यादा घमंडी है। तभी एक बहुत ज्यादा मोटा हट्टा कट्टा निंग वॉरियर डॉन के सामने आता है और कहता है तुम मेरे साथ लड़ाई करो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डॉन तो बस उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। वो निंग वॉरियर कहता है तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब मर गया। डॉन उसके हाथ में से डार्क ओरा निकलने लगा और उस निंग वॉरियर के कुल्हाड़ी को डोज करते हुए उसके सर पर डॉन हाथ रख देता है और उस मोटे की बॉडी पर सब ओरा फैल गया। वो मोटा कहने लगा मुझे जाने दो। डॉन की आंखें लाल हो गई थी और एक एक करके वो उस मोटे की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। वही जो बंदा डॉन को जाने से रोक रहा था वो भी बहुत ज्यादा शौक हो गया। वो कहता है वाह, ये तो डार्क फायर है। डॉन कहता है आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। निंग वॉरियर्स थोड़े से घबरा गए, ये क्या है, आखिरकार ये क्या है, क्या ये इंसान है या मोस्टर। डॉन जोर जोर से हंस रहा था। डॉन कहता है अभी तुम सभी लोग इसी की तरह मरने वाले हो। डॉन आगे बढ़ता है और अपनी पावर से उन सभी को अब्जॉर्ब करने लगा। एक एक करके उनके बस आर्मर बचे, उनकी बॉडी का चूरा भी नहीं बचा। धीरे धीरे करके उनके नंबर कम होने लगे और आखिरी में कोई नहीं बचा। डॉन यानिस को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से ये ट्रिक काम कर गई और ये बहुत अच्छा तरीका है अब्जॉर्ब करने का। अच्छा तो ये फायर ऑफ डार्कनेस है, इंटरेस्टिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट डरावनी स्किल है डार्क स्पिरिचुअल मार्शल पावर की। यानिस के साथ मिलना डॉन के लिए बुरी बात भी नहीं थी। वहीं वो बंदा कहता है तुम एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हो। जो डार्क स्पिरिचुअल मार्शल है वो दो फैक्शन में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वैसे इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को ही अपनी पावर बढ़ाने के लिए फिनोमा की जरूरत पड़ती है और वो लोग इसे इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जो इंटरनल फैक्शन है डार्क स्पिरिचुअल मार्शल वो अपनी पावर को लगातार फाइटिंग से इंप्रूव करते हैं। अपने अपोनेंट्स को फायर ऑफ डार्कनेस से मारकर उनकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। डार्कनेस और लाइट फैक्शन के बीच में हमेशा फाइट रहती थी और डार्क फैक्शन को सप्रेस कर दिया गया था। यानी डार्कनेस मार्शल आर्ट का सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपर्ट था जो कि दूसरी की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता था अच्छी तरीके से। उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी इसलिए उसने निंग्स वॉरियर्स को अब्सॉर्ब कर लिया और वो नहीं चाहता था कि उसके पास डार्क पावर है उसके बारे में किसी को पता चले, इसलिए उसने पहले फैंग वॉरियर्स को वहां से भगा दिया। डॉन कहता है अरे ये तो तू है। वो कहता है अरे चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। डॉन उसके पास आकर कहता है तुझे कैसे मालूम कि ये फायर ऑफ डार्कनेस है जबकि तो तुझे स्पिरिचुअल मार्शल आता भी नहीं, क्या तूने इसको पहले कभी देखा है। वो कहता है नहीं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट इस दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सब कुछ पढ़ रखी है। ऑफ कोर्स उसके अंदर डार्क स्पिरिचुअल पावर मार्शल बुक भी है, तुम्हें यकीन करना होगा जो भी मैं कहने वाला हूँ। डॉन अपने हाथ में पावर भरता और कहता है वेल मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस सीक्रेट को जरूर बताओगे कि मैं एक डार्क स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि मरे हुए लोग बोलते नहीं। वो कहता है नहीं 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 अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मुझे मारोगे इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। डॉन कहता है और उसकी वजह वो कहता है क्योंकि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्टेस्ट बंदा हूँ, तुम्हें मेरे जैसे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी अपनी बैक देखने के लिए, तुम्हें मेरी मदद पड़ेगी। और बाय द वे मेरा नाम क्यू जन है। डॉन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है अगर तुम इतने ही नॉलेजेबल हो जो तुम कहते हो तो तुम एक सोल्जर क्यों हो, अब तक तुम एक बड़े अधिकारी बन गए होते। जैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ और एक सिविलियन इतनी जल्दी थोड़ी बन सकता है। जितने लोगों को मैं मारूंगा उतनी ही आर्मी में मेरी रैंक बढ़ती जाएगी। दुश्मनों के सरों को काट कर तुम अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर सकते हो और तुम मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो और मैं स्मार्ट। हमारी जोड़ी धूम मचा देगी और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हायर रैंक पर पहुंचने में, है ना। तो क्या कहते हो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ो। डॉन कहता है तुमने कभी भी स्पिरिचुअल मार्शल को प्रैक्टिस नहीं करा है ना, तुम मेरे लिए बस एक बोझ हो और मैं ये जो भी रैंक है इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा जंग से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। जैन कहता है ए इतना भी घमंडी मत हो यार, तुम तो मुझे एक लूजर समझ रहे हो, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, मुझे सब पता है। डॉन
कहता है ठीक है मिस्टर समझदार, बाय बाय। जैन कहता है रुको, मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ, कहाँ जा रहे हो? डॉन कहता है मैं जा रहा हूँ मून सिटी। जैन कहता है मून सिटी? वही जो सनसेट पहाड़ के पीछे है, तुम वहां पर क्या करने के लिए जा रहे हो? डॉन कहता है हाँ वही। जैन कहता है मैंने तुम्हें बताया था, मैं सब कुछ जानता हूँ। और रही बात मून सिटी की, यहाँ के लोग मून सिटी को ज्यादा पहचानते नहीं है, क्योंकि जो मून सिटी है उसे खंडर बने हुए कई सौ साल हो गए हैं। डॉन जैन को पकड़ लेता और कहता है तू झूठ बोल रहा है। जैन बताता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मून सिटी हिस्ट्री में लिखी गई है। डॉन सोचता है शायद ये सही कह रहा है, जो यानिन की बॉडी थी वो कंकाल बन गई थी। जैन के साथ बात करने के बाद डॉन को पता चलता है कि ये 885वां ईयर है, 885। डॉन शौक में था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब जो यानिन की बॉडी थी वो 550 साल से वहां पर पड़ी हुई थी, मतलब जो क्रिस्टल है वो मर गई। और वहीं जुआ जैन भी, जिसने यानिस को मारा था, और वो लोग 500 साल तो जी नहीं सकते, तो उसके बदले का क्या? अब वो कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? जैन कहता तुम्हें क्या हो गया? डॉन बताता है कि मुझे नहीं मालूम अब मुझे कहाँ जाना, मुझे क्या करना है, मैंने सब कुछ खो दिया। जैन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं ब्रदर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें ना कुछ मिल ही जाएगा, उसे छोड़ो, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। डॉन कहता है भागना? जैन कहता है जो ये लड़ाई थी ये गलत जगह पर, गलत टाइम पर, और हम गलत जगह पर आ गए हैं। 2 लाख की आर्मी अलग अलग जगह फैल गई है, हमें भागना होगा, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। विंड और काम 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और ये जंग उन दोनों के बीच में कभी खत्म ही नहीं हुई, और ये सब कुछ शुरू हुआ है ईस्ट रिवर के रीजन से। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं ईस्ट रिवर के लिए, लेकिन हमें इस साल में कई सारी जंग का सामना करना पड़ गया है, और ये कहना मुश्किल है कि हम इसके बाद अब वापस कब जा भी पाएंगे नहीं। जब से विंड कंट्री बनी है तब से ये जंग कभी खत्म नहीं हुई। बाय द वे मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम, तुम्हारा नाम क्या है? डॉन कहता है मेरा नाम टोमिन है। जैन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें आर्मी में रहना चाहिए, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी एबिलिटी से तुम बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हो, और मुझे भी एक बैकर मिल सकता है। अब से मैं डॉन को टोमिन कहूंगा। टोमिन कहता है तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? जैन कहता है हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, मुझे तुम्हारा सीक्रेट मालूम है, और तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें सही लगेगा, है ना? चिंता मुक्त हो जाओगे तुम। टोमिन कहता है ये काम तो मैं तुम्हें मार के भी कर सकता हूँ। जैन कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे। टोमिन कहता है तुम्हें कैसे मालूम? जैन कहता है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट दिमाग से इतना बढ़िया स्ट्रेटेजिस्ट को लूज कर दोगे, तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। हम यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकते, चलो चलते हैं, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर एक बार हमने टोंगमैन को पार कर लिया तो हम वहाँ पर सेफ हो सकते हैं। टोंगमैन एक इंपॉर्टेंट सिटी है वेस्टर्न बॉर्डर पर, जो कि विंड कंट्री के पास में है, और वो एक ऐसा गेटवे है जहाँ से वेस्ट कंट्री का रास्ता बना हुआ है। टोंगमैन के बाहर ईस्ट रिवर है, जिसके लिए विंड कंट्री और काम कंट्री फाइट कर रही है। हालांकि टोंगमैन के अंदर बहुत बड़ी जमीन है जो सीधा सोल्ट सिटी तक जाती है, और जो विंड कंट्री है उसके आसपास कोई भी बैरियर भी नहीं बना हुआ। जैन कहता है टोमिन तुम कौन से लेवल पर हो? टोमिन कहता है बस इंस्पिरेशनल पर। जैन कहता मुझे मालूम था, जो फायर ऑफ डार्कनेस है जो तुमने इस्तेमाल करी, मुझे अच्छे से याद है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ डार्कनेस की फायर है। टोमिन कहता अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जैन हंसने लगा और वो और चीजें बताता है, मुझे मालूम है फायर ऑफ डार्कनेस 3 लेवल में डिवाइडेड है। पहला लेवल बर्निंग ऑफ डेथ जो तुमने इस्तेमाल करा, जिसमें बंदे की बॉडी जल जाती है और उनके 50% पावर अब्जॉर्ब हो जाती है। सेकंड लेवल है बर्निंग ऑफ सोल, जिसमें आत्मा को भी मेल्ट करा जा सकता है और उनकी 100% पावर को अब्जॉर्ब कर लिया गया। थर्ड लेवल है बर्निंग ऑफ प्रेडिशन, जिसके अंदर तुम इस दुनिया में किसी भी चीज को अब्जॉर्ब कर सकते हो उसे जलाकर। लेकिन जब से स्पिरिचुअल पावर का जन्म हुआ है, कोई भी इस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाया, जहां तक मुझे मालूम है, और मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इस थर्ड लेवल पर पहुंचा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ये स्किल होगी। पूना में स्मार्ट। टोमिन जैन का मुंह बंद कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, क्योंकि टोमिन को कुछ खतरा महसूस हुआ। टोमिन आगे जाता है, तभी उस पर एक फैंग वॉरियर हमला कर देता है, लेकिन टोमिन उसे आसानी से मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। टोमिन कहता है सोल्जर ऑफ विंड, कई और लोग आने लगे। जिसने मुक्का खाया तो कहता है रुक जाओ, ये हमारी तरफ ही है। ये तो वही है जिसने हमारी जान को बचाया था। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी साइड से है। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी, हमें लगा कि तुम मर गए, तुम जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसने टोमिन पर हमला करा था वो कहता है तुम हमारी तरफ से ही हो। ओ सॉरी, मुझे लगा कि ये काम आर्मी के लोग हैं। ये फैंग और निंग वॉरियर के नाम बदल गए हैं। जो टोमिन की साइड है वो विंड वॉरियर है, और जो दुश्मन सिल्वर सोल्जर्स थे वो काम आर्मी बन गए हैं। टोमिन कहता है तुम लोग भागे क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों छुपे हो? वो कहता है हम और नहीं भाग सकते। जैन आगे आता और कहता है हे, क्यों ना तुम भी टोमिन के साथ चलो।
अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मारे जाओगे जब काम आर्मी के लोग आएंगे। टोमिन जैन की तरफ देखने लगा। जैन कहता है, टोमिन मुझ पर यकीन करो, ये लोग मुसीबत नहीं है, बल्कि ये लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमें और ज्यादा सेफर फील होगा। अगर तुम इनको जाने दोगे तो ये लोग मर जाएंगे। टोमिन कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं। जैन कहता है, तुम लोगों ने सुन लिया? टोमिन ने हाँ कर दिया, जल्दी करो, हमें फॉलो करो। 850वां एम्पर कैलेंडर। टोमिन और जैन अपनी कहानी शुरू करते हैं। डॉन और यानिस की आत्मा मिलने के बाद उसकी एक नई लाइफ शुरू हो गई और वो बनाने वाला है अ लेजेंड ऑफ विंड कंट्री, यहाँ तक कि द एम्पायर ऑफ ग्रेट पैराडाइज। वो लोग आगे बढ़े। जैन कहता है, हम लोग यहीं पर छुपे रहेंगे, जब काम आर्मी आएगी हम चेक करेंगे कि उनके पास घोड़े हैं या नहीं, लेकिन अगर उनके पास घोड़े होंगे तो हम फाइट कैसे करेंगे। वो लोग आगे चले गए, वहां पर वो झाड़ियों में छुपे हुए थे। जैन कहता है, यहाँ से काम आर्मी जाएगी और फिर हम देख सकते हैं कि उनके पास घोड़े हैं या नहीं, लेकिन हम उनसे घोड़े कैसे लेंगे। टोमिन कहता है, ऑफ कोर्स उनसे डकैती करके। जैन कहता है, उनसे कैसे करेंगे। वह एक कहता है, टोमिन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, कुछ न कुछ दूसरा तरीका जरूर होगा। रुक जाओ, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, बास्टर्ड। तभी उनके बीच में से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा निकलता है और वो एक ही वार से 3 लोगों को मार देता है। और अब तुम लोग भी मरने वाले हो, वो कहता है। विंड वॉरियर्स डर गए थे कि अब वो भी मरने वाले हैं। वो लोग जोर से चिल्ला रहे थे, कोई तो हमारी मदद करो। जैन कहता, टोमिन शांत हो जाओ, शायद हम टोमिन कहाँ गया। टोमिन ने आगे जाकर उस काम वॉरियर के मुंह पर मुक्का मार दिया था। वो थोड़े पीछे गया और फिर अपने आप को संभाल लेता है। जैन चिल्ला रहा था, टोमिन कब गया, तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो, वो भी अकेले। वहीं काम वॉरियर हंस रहा था। वो अपने स्पीयर में एनर्जी भरता है और टोमिन के सामने गया। वो इस्तेमाल कर रहा था स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ वेपन। वो बंदा टोमिन पर हमला करने लगा। टोमिन उसे डोज करते हुए उस काम वॉरियर के छाती पर एक कट लगा हुआ था, जिसको वो दूसरा कट बनाकर क्रॉस बना देता है। अपने लीडर पर हमला होता देखकर एक काम वॉरियर कहता है, सन ऑफ बिच, मार दो उसे। कई सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है, तुम सभी लोग, ये मेरा है। टोमिन उस पर हमला करता है। उन दोनों की भयंकर लड़ाई हो रही थी। टोमिन बहुत ज्यादा एविल स्माइल कर रहा था। टोमिन उस बंदे के सर पर पैर रखकर उसके कमर पर अपनी तलवार घुसा देता है और जब वो उस पर हमला करता है, टोमिन कूदकर सर पर तलवार मार देता है। लेकिन वो हंस रहा था क्योंकि उसने टोमिन को गले से पकड़ लिया। वो उसे जोर से भींचने लगा। टोमिन के मुंह से खून निकलने लगा। टोमिन नहीं रुकने वाला था और वो उस बंदे के मुंह पर अपना हाथ रखता है। टोमिन कहता है, मैं तुझे खाने वाला हूँ। टोमिन की आंखें लाल हो गई और अपनी पावर से वो उस बड़े से बंदे को अब्सॉर्ब करने लगा और कुछ ही देर में वो गायब हो गया। जैन चिल्लाकर कहता है, जो लीडर था काम का वो मारा गया है, जल्दी करो, फाइट बैक करो। कई सारे विंड सोल्जर्स आगे बढ़कर उनको मारने के लिए आगे बढ़ गए। किसी को भी जाने मत देना, मार दो सबको। और टोमिन एक जगह खड़े हुए उन सभी को देख रहा था। लड़ाई के बीच में जैन टोमिन के सामने आता है। वो सोच रहा था, शायद इसी इंसान को मैं ढूंढ रहा था कब से। जैन कहता है, ये दोबारा मत करना, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम मर सकते थे। टोमिन कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं। जैन कहता है, शायद मेरा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। मेरी होप तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। जब तक हम साथ रहेंगे, हम इस दुनिया में, इस बड़ी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये क्या है? टोमिन कहता है, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। टोमिन इस टोकन को उठाता और कहता है, ये कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स। अरे ग्रेट मैरिटी। टोमिन, तुम्हें मालूम है तुमने किसको मारा है? कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स को। टोमिन कहता, तुमने तो कहा था कि दुश्मनों के कटे हुए सर से रिवॉर्ड मिलते हैं, उसका सर तो बचा नहीं। जैन कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये टोकन है और इतने सारे लोग भी हैं जो गवाही दे सकते हैं। तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी लोग दुश्मनों के सर काट दो, हमें रिवॉर्ड भी तो लेने हैं बाद में। रात हो चुकी थी। टोमिन जैन से पूछता है कि हमारे पास अब कितने लोग बचे हैं। जैन बताता है, 100 से ज्यादा, और मैंने उन सोल्जर्स को 4 टीम में डिवाइड कर दिया है और उनमें से जो सबसे ज्यादा पुराने लोग थे उनको टेम्पररी लीडर बना दिया है और तुम हो उनके कैप्टन और मैं वाइस कैप्टन। टोमिन कहता है, जैन क्या हम अभी भी टोंगमेन जा रहे हैं? जैन कहता, ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं। टोमिन पूछता है, हम इतने सारे लोग हैं लेकिन घोड़े नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? जैन चुप हो गया। वो कहता है, क्यों ना हम चलते रहें और रास्ते में शायद हमें घोड़े मिल जाएं, है ना? ये ठीक है ना? वो छोड़ो, बाय द वे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ तुम्हारे 4 लेफ्टिनेंट। आओ एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। वो लोग कहते हैं, मैं हूँ यू हुआ, मैं हूँ जेंग पाओ, मैं हूँ लीहू और मैं हूँ जोंग जैन। हेलो कैप्टन टोमिन। टोमिन कहता, बहुत बढ़िया, अब तुम लोग सोने के लिए चले जाओ क्योंकि कल एक कठिन दिन होने वाला है। कल होगी बारिश। कल सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। जब वो लोग जा रहे थे उन्हें समझ में आ गया, यानी टोमिन को, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 दिन छोड़ो वो लोग 10 दिनों में भी
भी टोंगमैन नहीं पहुंच पाएंगे। जैन कहता है हम लोग 4 घंटों से चल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा थक गए, क्यों ना हम आराम कर लें। टोमिन कहता है ठीक है। कई सारे लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, जैन तो पूरा लेट गया। टोमिन जैंग बाओ को अपने पास बुलाता है, उससे पूछता है जब भी जो ब्रेक है अगर वो 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो इमीडिएटली एक सोल्जर को गार्ड करने के लिए भेज दो, ताकि हम ये चेक कर सके हमारे पीछे कोई भी एनिमी नहीं है। जैंग बाओ कहता है कैप्टन ये 5 मिनट क्या होता है, कितने होते हैं? टोमिन कहता है जो इंसेंस स्टिक होती है वो जितनी देर में खत्म हो जाती है बस उतना ही। जैन कहता है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रहे हो। टोमिन कहता है जैन ये याद रखना तुम कभी भी बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकते। एक बंदा भागते हुए आता है, कैप्टन टोमिन हमने एनिमी स्पॉट करे हैं, वो लोग बहुत दूर हैं, लेकिन देखकर लगता है कि वो कम से कम 1000 हैं और उनके पास घोड़े भी हैं। टोमिन खुश हो गया, घोड़े हैं, बढ़िया, हम लोग हमला करेंगे, सभी लोग सारे निशान मिटा दो, कोई भी निशान मत छोड़ना, वो लोग आ रहे हैं। जैन कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा। टोमिन कहता इडियट सर नीचे रख। जैन कहता अरे नहीं ये तो डांसर्स हैं। डांसर एक फैमिली का फर्स्ट नेम है। टोमिन कहता है ये तो विंड पीपल हैं। जैन कहता है एग्जैक्टली ये हमारे लोग हैं, द डांसर्स। जो विंड एम्पायर है उसके अंदर 4 स्कूल्स यानी 4 नोबल फैमिलीज हैं, क्लोकर, जियांज, डांसर, लियांज। टोमिन खड़ा होता और कहता है चलो सभी लोग बाहर आ जाओ। जैन कहता रुको टोमिन सबसे आने वाले घोड़े के सामने खड़ा हो गया। टोमिन कहता है बाहर आ जाओ ये हमारे लोग हैं। वही जो बंदा लीडर सामने था वो अपने मन में कहता है हारी हुई आर्मी। वो कहता है तुम्हारा कैप्टन कौन है, अपनी रिस्पेक्ट दो डांसर जनरल को मेरे साथ। टोमिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा था। जैन उसके पास आकर कहता है टोमिन इनके पास मिलिट्री पावर है, नोबलिटी पीपल को ऑफेंड मत करना। टोमिन कहता है मेरे साथ चलो जैन कहता हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर हम डांसर्स के साथ जाएंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर एक लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी। वो कहती है तुम्हारे कॉर्प्स क्या है? जैन अपने मन में कहता है क्या ये लेडी वू है? जैन अपने घुटनों पर आकर कहता है मैं हूँ जनरल्स। जैन अपने साइड में देखता है तो उसे कुछ आवाज नहीं आती। वो अपने मन में कहता है टोमिन क्या कर रहा है, घुटनों पर आ। वो लड़की कहती है क्या ये तुम्हारे लोग हैं? टोमिन चुपचाप खड़ा था छाती फाड़कर। टोमिन कहता है ये लोग भटके हुए हैं और मैंने टेम्पररी इनके साथ टीम अप कर रखा है। वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है? टोमिन कहता है टोमिन। वो लड़की हंसने लगी जोर जोर से। वो कहती है गुड बॉय, तुम और तुम्हारे लोग मेरे साथ चल सकते हैं, तुम डेजर्टर्स यानी जो लोग जंग से डर कर भाग गए हो। जैन आगे आता और कहता है क्या नहीं जनरल हमने दुश्मनों के साथ कई सारी फाइट कर रखी है और तो और हमने कई सारे लोगों को मार भी दिया है, जिनमें से एक कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स भी था। वो लेडी थोड़ी सी शॉक हो गई जब उसने सुना कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स। जैन टोकन निकालता और कहता है ये है उसका टोकन। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, वोइंग जरा चेक करो ये सच है। वो कहती है हाँ ये सही है। आखिर उसको किसने मारा? जैन कहता मैं नहीं उसको टोमिन ने मारा, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। वो कहती है टोमिन तुम्हारी रैंक क्या है? टोमिन कहता है मैं बस एक सोल्जर हूँ। वो लेडी वो सोच रही थी कि टोमिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है लेकिन उसने आर्मी को ज्वाइन करा, वो आखिरकार टैलेंट एकेडमी में क्यों नहीं गया? ये बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे चेक करने दो। और वो अपनी माइंड रीडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके टोमिन को देखने लगी। उसका ऑरा देखने के बाद वो कहती है तुम एक डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो। जब वो लोग ये सुनते हैं सारे के सारे टोमिन को देखने लगे। टोमिन की मेमोरी पास्ट में गई। ये यानिस की मेमोरी थी जब यानिस भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे बच्चे पड़े हुए थे। वो लोग उसे पकड़ कर मार रहे थे। यानिस भीख मांग रहा था कि रुक जाओ। यामिस के पीछे एक लड़की भागते भागते आती है। वो कहती है प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, रुक जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। जाते हुए बच्चे कहते हैं याद रखना यानिस, अगर तू अभी भी डार्क स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करेगा तो तुझे मार देंगे। डार्क और ब्राइट फैक्शन एक साथ नहीं रह सकते। अब से हम जब भी तुझे देखेंगे तुझे मारेंगे जब तक तू छोड़ दे नहीं देगा इसे। डार्क स्पिरिचुअल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना बंद कर दे और यहाँ से दफा हो जा। याद रखना साले लिटिल बास्टर्ड, ये तेरे लिए अच्छा होगा। ये सब कुछ याद आते हुए टोमिन की आंखें लाल हो गई। जैन कहता टोमिन ये तू क्या कर रहा है, रुक जा टोमिन। उन लड़कियों के मुंह पर पसीना आ गया था। टोमिन सोच रहा था ये लोग खाली ब्राइट प्रैक्टिशनर नहीं है, उनको ये भी पता चल गया है कि वो डार्क प्रैक्टिशनर है और उसे जिंदा रहने के लिए अब फाइट करनी पड़ेगी। उनका लीडर कहता है जनरल्स को प्रोटेक्ट करो। लेडी वो कहती है पीछे हट जाओ, टोमिन हमारा दुश्मन नहीं। टोमिन शायद तुम ये नहीं चाहते कि हमें पता चले कि तुम एक डार्क प्रैक्टिशनर हो, है ना? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम जो किंग ऑफ विंड है उन्होंने डार्क प्रैक्टिशनर्स को अलाउ कर दिया है, जो भी अब इस विंड एम्पायर के लॉयल हैं सभी को। तुम टैलेंट एकेडमी में इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम एक डार्क प्रैक्टिशनर हो। टोमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैन भाग कर आता हाँ ये सच सब कुछ सच है। टोमिन बहुत बढ़िया, तुम्हें अब अपने टैलेंट को छुपाने की जरूरत नहीं। जैन चुपके से कहता है टोमिन अपनी मुंडी हिलाओ। लेडी वो कहती है मुझे मालूम था, इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग बॉय, अब से तुम मेरे 3rd कोर्प्स के कैप्टन हो। जैन कहता है क्या? टोमिन जनरल को थैंक यू कहो। टोमिन कुछ नहीं कहता। लेडी वो कहती है तुम्हारा वेलकम टोमिन, तुम इसे डिजर्व भी करते हो। तुमने
जाओ युआन को मारा है, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें 1000 सोल्जर्स दे सकूं, इसीलिए तुम अपनी पुरानी टीम को ही लीड करोगे। जैन कहता है कांग्रेट्स टोमिन, या कहूं कैप्टन टोमिन। टोमिन कहता मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जैन कहता हाँ समझ गया, तुम्हें कैप्टन नहीं तुम्हें जनरल बनना है, और मैं हूँ जैन तुम्हारा असिस्टेंट, अब से वाइस जनरल, और तुम सीनियर जनरल जो फ्यूचर में बनने वाले हो। टोमिन सोच रहा था मैंने ये कब कहा। लेडी वो कहते चलो चलते हैं। टोमिन सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना होगा यहाँ से जाने का। उसके पास वही बंदा आता है जिसके सामने टोमिन सबसे पहले गया था। वो कहता है मेरा नाम वूवी है और मैं 3rd कॉर्प्स का हेड हूँ, मुझे माफ कर देना जो भी हुआ, और ये घोड़ा मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। टोमिन कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, थैंक्स जनरल। वूवी कहता है अब से हम दोस्त हैं, मुझे जनरल मत कहो, प्राइवेट में तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकते हो। टोमिन कहता है ठीक है ब्रो। जैन अपने मन में सोच रहा था टोमिन तुम एक जीनियस हो, तुम पर ट्रस्ट करके मैंने सही करा। वूवी कहता है बाय द वे मैं तुम्हें एक नया टैग और नए कपड़े दूंगा, और रही बात तुम्हारे सोल्जर्स की, अभी हमारे पास उनके लिए सामान नहीं है। हमारी बहुत ही कठिन लड़ाई हुई, हमारे पास 3rd और 4th कॉर्प्स में 20,000 लोग थे, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। हमारे पास 10 कैप्टन्स थे, उनमें से 5 मारे गए और 2 घायल हैं, सिर्फ 3 हैं जो बैटलफील्ड पर अभी खड़े हो सकते हैं। हमें सिर्फ कैप्टन नहीं लोग भी चाहिए। ये अच्छी खबर है कि लेडी वू सेफ हैं, हमारी ड्यूटी है उनको सेफ रखना। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। टोमिन जैन को बुलाता है और जैन भागते भागते आता है। टोमिन जैन से कई सारी चीजें पूछता है, जिसके बाद उसे पता चलता है जिसने टोमिन को जनरल वाली रैंक दी वो है वू में, वो है फर्स्ट डॉटर हेड ऑफ वू फैमिली की, और उसके साइड में थी 2nd डॉटर वू यिंग। लेकिन याद रखना टोमिन, जैसी वो दिखती हैं वो वैसी है नहीं, वो लोग कोल्ड ब्लडेड मर्सीलेस किलर हैं, तुम्हें उनसे संभल कर रहना चाहिए। रात हो चुकी थी। वूवी टोमिन के लिए तलवार और नए कपड़े लेकर आता है, और उसके लिए एक नया टैग भी था। जैन कहता है बहुत ज्यादा बढ़िया कूल। टोमिन जनरल ने अपना प्रॉमिस पक्का करा, अब तुम कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स बन चुके हो। टोमिन कहता है ओ बाय द वे मैं चाहता हूँ कि जैन मेरा असिस्टेंट बने, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वूवी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर चीजों को सिंपल रखना, और मेरे साथ चलो, जनरल तुम्हें बुला रही है। टोमिन अपने नए कपड़े पहनकर चला गया। टोमिन को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि जो वू में है वो उसे अकेले अपने टेंट में बुला रही है। टोमिन पूछता है आखिरकार इतनी रात में जनरल ने मुझे किस काम से बुलाया है। टोमिन वू में को देखता है, फिर अपनी मुंडी को साइड में कर लेता है क्योंकि वो अजीब तरीके से उसे ललचा रही थी। वू में हंसने लगी। फिर वू में टोमिन की तारीफ करती है कि उसके ऊपर सूट जच रहा है, उसने कई सारे लोगों को भी मारा, वो बहुत ज्यादा बहादुर है। वो टोमिन को अपने पास बैठने को बुलाती है। वो पूछती है क्या यह स्वॉर्ड चलाना आसान है? टोमिन कहता हाँ। फिर वो अपने टोमिन के पास आकर कहती है ये मेरे फादर ने मुझे अपने 18th बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, मुझे लगा कि तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। वो टोमिन के मुंह के पास आकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। टोमिन कुछ नहीं करता, टोमिन तो बोलता है थैंक यू वेरी मच। फिर वो अपनी आंखें को खोल लेती है। वो खांसते हुए कहती है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है दुश्मन के सोल्जर्स के बारे में। उन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा है और वहाँ पर 8000 सोल्जर से ज्यादा लोग हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हमारा सामना होने वाला है उन 8000 सोल्जर्स के साथ। चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन एक सॉल्यूशन है। हालांकि दुश्मन हमसे ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका है। हम एक एलीट टीम को उस बेस के अंदर हमला करने के लिए भेजेंगे। जब वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम 2 तरफ से उन पर हमला कर देंगे, और हम लोगों में से तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम उस एलीट टीम में जाओगे, तुम्हारे लोगों को मैं संभालूंगी। और मुझे लगता है कि टोमिन मेरे लिए मौत के मुंह में जाने से मना कर देगा। टोमिन कहता हाँ मैं मना नहीं करूंगा, खास करके अभी जबकि चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो गई है। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा इस काम को कंप्लीट करने में। वो में कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, अगर ऐसी बात है क्यों ना टोमिन आज रात तुम यहीं पर कुछ देर के लिए रह लो, इशारा समझ रहे हो? वो में टोमिन के बिल्कुल पास आ गई। टोमिन पीछे हट गया और कहता है मैं लड़कियों को सर्व करने में अच्छा नहीं, मुझे बस मारना आता है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ लेडी जनरल वू, अभी मैं जाता हूँ, कल सुबह का इंतजार करता हूँ। वो में टोमिन के जाने के बाद कहती है व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैन। वहीं जैन कहता है क्या ये तो पागलपन है, तुम मरने के लिए जा रहे हो। टोमिन कहता है तुम तो कहते थे कि तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, तो मेरे लिए एक अच्छा प्लान बनाओ कि मैं जिंदा रहूं। टोमिन सोचने लगा ब्रदर टोमिन अगर तुम्हें दुश्मन के पास जाना तो सिर्फ एक ही तरीका है। अगले दिन टोमिन अपने लोगों को समझाता है कि अगर मेरे साथ जाओगे तो वापस आने का कोई चांस भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वापस ना आए या आ भी जाए, इसीलिए तुम लोग यहीं पर रहो और लेडी वू के साथ बाद में आना। जैंगबो आगे आकर कहता है अगर ऐसी बात है तो ब्रदर टोमिन और जैंगबो आपके साथ जाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे, जहाँ पे भी
आप जाओगे हम जाएंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। मुझे आशा है कि हम सभी आपके साथ आ सकते हैं, चाहे पताल हो। हम लोग तैयार हैं मरने के लिए भी। हम लोग मर भी जाएंगे अगर जब तक टोंगमिन हमारे साथ है। हमें किसी चीज का डर नहीं। टोंगमिन कहता है ज़ेंगबाओ सभी के कपड़े बदल दो, दुश्मन के कपड़े पहन लो, बस थर्ड ग्रुप को छोड़कर। वो लोग प्रिजनर्स का दिखावा करेंगे। सिचुएशन खतरनाक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तुम लेडी वू के साथ रहो, मुझे यह मत कहना कि तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो। जैन कहता है क्या मैं तुम्हें दोबारा देखने वाला हूँ? टोमिन कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं। वो भी आकर कहता है जनरल वू ने ऑर्डर दिए हैं। टोमिन कहता है चलो चलते हैं। वहीं सेकंड लेडी वू फैमिली वूइंग कहती है मुझे नहीं मालूम, आखिरकार तुमने उस जैसे इंसान को क्यों चुना है सिस्टर? उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है वो, ये तो बात पक्की है। वूवे कहती है लेकिन मुझे लगता है उसके पास जो टैलेंट है उसकी मदद से हम जीत सकते हैं। फिर हमें निंग सोल्जर्स के अड्डे को दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों ने बहुत सारा टेंट लगा रखा था। वहीं बाहर एक गेट बना रखा था जहां पर कोई चिल्लाकर कहता है रुक जाओ। दूसरा बंदा कहता है दोस्त ये हम फैंग स्लेव्स को पकड़ कर लाए हैं, हमें यहाँ से जल्दी आगे निकलना है, हम जल्दी में हैं, जल्दी करो। गेट का सिपाही कहता है लीडर को रिपोर्ट भेज दी गई है, तुम यहीं पर इंतजार करो। दूसरा बंदा कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। गेट का सोल्जर बताता है अगर तुम लोग थक गए हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर आराम कर लो। वो पूछता है ऐसा क्यों? वो बताता है क्योंकि प्रिंस। फिर वो रुक जाता प्रिंस कहते ही वो रुक जाता है जैसे कि वो ये बात नहीं बताना चाहता था। वो कहता है तुम्हें इतना सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं। इतने में ही उसका गला कट जाता है और वो नीचे गिर गया। बाकी निंग सोल्जर चिल्लाकर औरों को अलर्ट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा उन सभी के गले को काट देता है। उसको कई सारे लोगों ने घेर लिया था, सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो सोल्जर कुछ ज्यादा ही स्किलफुल था, एक एक करके वो उन सभी के पैरों को काट डालता है। और वो सोल्जर जब अपना हेलमेट उतारता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यानिन है। बाकी सब भी अब नाटक करना बंद कर देते हैं और चिल्लाकर अपने सारे लोगों को आगे बढ़कर हमला करने के लिए ऑर्डर देने लगते हैं। बाकी दुश्मन जो लोग थे वो लोग इतने चौकन्ना हो जाते हैं कि ये ऐसे ऑर्डर दे रहे थे कि यहाँ तक मक्खी भी अंदर नहीं जानी चाहिए। यानिन सोच रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी अंदर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बाहर जो उनके लोग हैं वो इतनी देर दुश्मनों को हैंडल नहीं कर सकते। यानिन ये सोच ही रहा था तभी उसके टेंट में एक बंदा घुस आता है। वो यानिन को देख लेता है और अपनी तलवार आगे करके कहता है तू है कौन? यानिन कहता है दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मैं यहाँ पर बस छुप रहा था। वो बंदा कहता है छुप रहा था? साले तेरी इतनी हिम्मत, डर के यहाँ पर छुप रहा है तू? तेरी इस हरकत की वजह से तुझे मिलिट्री लॉ के तहत यहीं पर गला काट कर मार दिया जाएगा। यानिन कहता है चुप हो जा और अपनी तलवार से उस बंदे पर हमला कर देता है। उस बंदे ने उस अटैक को भांप लिया था, इसीलिए वो नीचे झुककर डोज कर लेता है और अपनी तलवार से यानिन पर हमला करता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था क्योंकि यानिन तो कब का उसके पीछे आ गया था। यानिन ने अपनी तलवार को उस बंदे की गर्दन पर रख दिया। उनकी फाइट के दौरान जो तलवार चली थी उससे टेंट टूट गया और आसपास के सभी लोगों को यह पता चल गया कि उनके बीच में एक दुश्मन का सिपाही आ गया है। जिस बंदे को यानिन ने होस्टेज बनाया था वो कहने लगता है कि दुश्मन का सिपाही, दुश्मन का सिपाही। यानिन उसका गला काट देता है। बाकी लोग चिल्लाकर कहने लगे यह दुश्मन का सिपाही है, इसे पास मत जाने देना। इतना कहते ही उसके मुंह के अंदर यानिन की तलवार घुस गई। यानिन कहता है जो लोग मरना नहीं चाहते रास्ते से हट जाओ। कई सारे लोग यानिन के सामने आते हैं। यानिन एक एक करके उन सभी को बीच में से, साइड में से, सब जगह से 2-2, 3-3, 4-4 टुकड़े कर देता है। बाकी लोग डर गए थे और वो डर के मारे चिल्लाने लगे जनरल युआन को आने को कहो, जल्दी करो। पीछे से आवाज आती है तुम लोग रास्ते से हट जाओ। वहां पर जनरल आ गया था जिसके पूरे के पूरे शरीर पर आर्मर ही लगा था। देखने में तो वो काफी पावरफुल लग रहा है। वो यानिन को कहता है क्या तू फैंग से है? यानिन हाँ कहता है। जनरल फिर पूछता है तेरे स्किल देखकर पता लगता है शायद मैं तुझे जानता हूँ, तेरा नाम क्या है? यानिन कहता है मेरा नाम टैंग यांग। जनरल कहता है टैंग यांग, कभी नहीं सुना। यानिन कहता है तो तू है कौन? जनरल कहता है मेरा नाम युआन है। यानिन कहता है मैंने भी कभी नहीं सुना। जनरल फिर यानिन को सरेंडर करने को कहता है, अगर वो नहीं करेगा तो वहां पर मारा जाएगा और अगर वो सरेंडर करता है तो वो लोग उसे छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। यानिन अपनी तलवार आगे करते हुए कहता है फाइट करो, बकवास मत करो। जनरल अपनी पावर से कुछ करता है, उसकी वजह से आसपास के सोल्जर्स हिल भी नहीं पा रहे थे। यानिन सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल प्रेशर है। जनरल कहता है अब तू एक ऐसी बलि है जो सिर्फ मरने के लिए खड़ी है। मैं तुझे एक चांस देना चाहता था लेकिन तुझे तो मौत चाहिए थी। अब जो होने वाला है उसके लिए तू मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। दरअसल जनरल ने अपनी पावर से यानिन को फ्रोज कर दिया था। जनरल हमला करता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर यानिन थोड़ा सा हिल जाता है और उसके पेट में जनरल का भाला लग गया।
जब यानिन के पेट से भाला निकला तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जनरल कहता है तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। यानिन अपनी तलवार जनरल की तरफ फेंकता है। जनरल अपने भाले से उसे साइड में फेंक देता है। जनरल कहता है कितनी सिंपल ट्रिक। जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने यानिन नहीं था, वो तो बल्कि साइड से भाग रहा था। वो साइड में जाकर अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करके कई सारे सोल्जर्स को चूस डालता है। ऐसा करने की वजह से यानिन का जो घाव था वो भर गया। ऐसा देखकर जनरल को गुस्सा आ जाता है और वो यानिन की तरफ बढ़ने लगा। यानिन जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, जितने भी आसपास के छोटे मोटे सोल्जर्स थे उन सभी की आत्माएं सब कुछ चूस गया। कुछ भी नहीं बचा, राख भी नहीं। अपने सोल्जर्स को मरते हुए देखकर जनरल उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाकर अपने पावर को इकट्ठा करते हुए अपने स्पीर में डालता है और वो था सोल किलर स्पीयर। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो यानिन पर हमला करता है। आसमान से जैसे तीरों की बारिश हो गई। जनरल ने अपने भी सोल्जर्स को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कई सारे उनके सोल्जर्स मर गए और यानिन एक सोल्जर को पकड़कर उसे शील्ड बना लेता है। फाइट के दौरान यानिन देखता है कि जो मेन टेंट है उसके आसपास के जो गार्ड्स हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं हुए हैं। इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई तो इतना पावरफुल है जिसके लिए वो वहां पर खड़े हैं। अभी तो बल्कि वो उस जनरल युआन को भी हरा नहीं सकता है। तभी यानिन देखता है कि टेंट से कोई बाहर निकला और वो कहता है क्या हो रहा है। मैंने सुना कि हमारे ऊपर एक बंदे ने अटैक कर दिया है, अब तक वो मरा क्यों नहीं। एक सोल्जर बताता है योर मैजेस्टी, जनरल युआन उस एनिमी को फाइट करने के लिए गया है और मुझे पक्का यकीन है कि वो उस एनिमी को जल्द ही हरा देगा। प्लीज आप टेंट के अंदर चले जाइए। टेंट के अंदर से 2-3 लड़कियां भी बाहर निकली। ये प्रिंस तो पूरी मौज कर रहा है। वो कहता है हमारी तरफ इतने सारे सोल्जर्स हैं और वो अकेला। आखिरकार मुझे उससे डरने की क्या जरूरत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भी देखने दो आखिरकार वो है कौन। सोल्जर्स कहने लगे योर हाइनेस, बाहर खतरा है। मैंने सुना है कि जो अटैकर है वो स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, प्लीज आप अंदर चले जाइए। वो प्रिंस कहता है स्पिरिचुअल पावर्स मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी उनके सामने थोड़ी सी नीचे कई सारे सोल्जर्स थे और उनके सामने यानिन आ गया था। वो अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स के अंदर से निकल जाता है, वो भी इतने फास्ट कि वो लोग देख भी नहीं पा रहे थे। कोई चिल्लाकर कहता है क्या कर रहे हो, एक बंदा भी नहीं पकड़ा जा रहा, इस बैटल को जल्दी खत्म करो। जनरल युआन अपनी बहुत सारी पावर को इकट्ठा करता है और एकदम से यानिन के बिल्कुल ऊपर आ गया। उसने अपने भाले से यानिन पर हमला करा। यानिन जल्दी से पीछे घूमता है और अपने भाले से उसे रोकता है। यानिन कहता बस इतना ही। जनरल युआन के भाले से यानिन बहुत ज्यादा पीछे आकर गिर गया। यानिन उस डायरेक्शन में गिरा था जिस डायरेक्शन में प्रिंस था। कुछ सोल्जर कहते हैं प्रिंस आपको डरने की जरूरत नहीं, जनरल युआन ने उसे हरा दिया है, वो कुछ नहीं कर सकता। प्रिंस जोर जोर से हंसने लगा। मैं जानता था ये अटैकर इतना पावरफुल नहीं है, जनरल युआन बहुत ज्यादा औसम है। हा। लेकिन यानिन तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। यानिन खड़ा हुआ और प्रिंस उसे देखता है, वो घबराने लगा। वो कहता है ये अभी भी जिंदा है, जल्दी करो इसे मार दो। कई सारे लोग यानिन पर हमला करते हैं। यानिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को चूस डालता है। यानिन के पेट में 2 भाले घुस गए थे लेकिन वो रुकता नहीं, वो तो बल्कि स्माइल करने लगा। प्रिंस चिल्लाकर कहता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कई सारे और लोग भी आते हैं जो यानिन के पेट में भाला घुसाने ही वाले थे। एकदम से यानिन वहां से गायब हो गया। जनरल युआन अपने मन में कहता है शैडो किलर। वो चिल्लाकर कहता है रॉयल गार्ड्स प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। लेकिन यानिन तो प्रिंस के पास पहुंच गया था और उसने अपने हाथ से प्रिंस के गले को दबा लिया। प्रिंस कहता है कौन हो तुम। यानिन कहता है कोई भी पास आया तो इसे मार दूंगा। जनरल युआन पास आकर कहता है प्रिंस को नुकसान मत पहुंचाना। यानिन कहता है अगर तुम्हें प्रिंस को बचाना है तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जनरल युआन कहता है क्या है, लेकिन अगर तुमने प्रिंस को जरा सा भी हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यानिन हंसने लगा जोर जोर से। वो कहने लगा तुम्हारे मास्टर की जिंदगी मेरे हाथों में है, लगता है तुम मेरे साथ बात करने के लायक हो। मेरे ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल मत करो। तुम स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हो मुझे सप्रेस करने के लिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ सबसे पहले तुम्हारा मास्टर मरेगा मेरे डार्क फायर से। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम ट्राई कर सकते हैं। यानिन ने उस प्रिंस का गला दबा लिया। जनरल युआन कहता है बेवकूफी मत करो, तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बोलो। यानिन कहता है सबसे पहले तो मेरे लोगों को छोड़ दो। जनरल युआन कहता है ठीक है, और तुम्हें क्या बात करनी है, तुम क्या बात करना चाहते हो। युआन प्रिंस का गला दबा देता है और कहता है मेरे ऑर्डर का पहले पालन करो। प्रिंस जोर से चिल्लाता है। जनरल युआन कहता है रुक जाओ, मैं वादा करता हूँ। यानिन अपने मन में सोचता है
अभी उस पॉइंट पर वो अकेला है और उसके चारों तरफ खतरनाक स्ट्रॉन्ग गार्ड्स हैं। हालांकि उसके हाथों में प्रिंस है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर अभी कोई भी नहीं है। जनरल युआन कहता है सभी बंदूकों को ले आया जाए। यानिन कहता है बाकी लोग कहाँ पर है? वो लोग कहते हैं ब्रदर टैंग बाकी लोग मारे गए। यानिन कहता है तुम सभी लोग मेरे चारों तरफ खड़े हो जाओ, कोई भी निंग सोल्जर को पास मत आने देना। और दूसरी बात, मुझे 30 घोड़े चाहिए इमीडिएटली और मेरे लोगों को तलवारें। जनरल युआन कहता है तुम्हें घोड़े क्यों चाहिए? यानिन चिल्लाकर कहता है मैंने कहा तो करो, अगर तुम इसे जिंदा नहीं देखना चाहते। प्रिंस कहने लगा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। युआन जो ये कह रहा है वो करो, इसे घोड़े चाहिए दे दो। थोड़ी देर बाद यानिन कहता है अपने लोगों को ऑर्डर दो कि वो हमसे थोड़ा दूर हो जाए और हमें यहाँ से जाने दे। जनरल युआन कहता है पहले प्रिंस को छोड़ दो। यानिन कहता है जब हम थोड़ी दूर चले जाएंगे, जब हमें यकीन हो जाएगा कि हम सेफ हैं, हम इसे छोड़ देंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम कुछ करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं मरा तो यह भी मरा। प्रिंस कहता है युआन काई क्या कर रहे हो? जो यह कहता है वो करो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मेरे सेकंड ब्रदर से बात करनी पड़ेगी, समझे? जनरल युआन कहता है गेट खोलो। यानिन कहता है तुम्हारे सोल्जर्स पीछे रहेंगे, यहीं पर हमारा पीछा मत करना। जनरल युआन कहता है पहले प्रिंस को छोड़ दो इमीडिएटली। यानिन कहता है उससे पहले नहीं, जब तक हम टोंगमेन वाले इलाके में सेफली पहुंच नहीं जाते हैं। जनरल युआन कहता है तो फिर ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। यानिन कहता है ब्रदर्स अभी हम निंग चैंग पॉइंट पर जाने वाले हैं। दूसरा कहता है ब्रदर आखिरकार हम टोंगमेन नहीं जाने वाले तो हम कहाँ जाने वाले हैं? यानिन कहता है हम जाने वाले हैं यूमे के पास। बाकियों के हेल्प के बिना हम सिर्फ थोड़े से हैं और मुझे डर है अगर हम इतने ही लोगों के साथ टोंगमेन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डर होने वाला है। पीछे पीछे जनरल युआन घोड़े पर आ रहा था। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा है कि आखिरकार स्पीड बढ़ाओ और हमें प्रिंस को बचाना है, कुछ भी हो जाए। वहीं बॉर्डर के इलाके पर फाइट हो रही थी। वहां पर यानिन चिल्लाकर कहता है रुक जाओ। पीछे से वो में आती है। उनको जब यानिन देखता है तो वो समझ जाता है कि आखिरकार ये दोनों बहनें काफी पावरफुल हैं। पीछे से किनजैन आता है। यानिन सोचता है कि जो किनजैन है उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है और वो इस बैटल में फाइट नहीं कर पाएगा। वहां पर जो फाइट हो रही थी वहां पर निंग सोल्जर्स थे। उनमें से कहता है ये सारे के सारे बचे हुए फैंग सोल्जर्स हैं। आखिरकार हमने ये रियलाइज कैसे नहीं करा? यानिन प्रिंस को पकड़ता है। प्रिंस कहने लगने नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यानिन कहता है अपने लोगों को ऑर्डर दो, हमें जाने दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो तो बल्कि उल्टा कहते हैं इनको घेर लो, ये बकवास कर रहा है। रुको एक मिनट, जनरल युआन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जनरल युआन एनिमी के पास एडवांस मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं और उनको भारी नुकसान हुआ है, हमने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। जनरल युआन कहता है उन्हें जाने दो। वहां पर वो में आकर कहती है तू है कौन? प्रिंस कहने लगता है मैं। वो में अपना डंडा दिखाती है। फिर वो प्रिंस कहता है मेरा नाम यू शेंग है। वो में कहती है तू तो थर्ड सन है किंग ऑफ निंग का, है ना? प्रिंस कहता हाँ मैं हूँ। अब तुम्हें मालूम चल गया है कि मैं कौन हूँ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो और बाकियों को भी, नहीं तो मैं। वो में हंसने लगी। वो कहती है यानिन लगता है मैंने गलती कर दी तुम्हें जज करने में, तुमने मुझे अब की बार कुछ ज्यादा ही सरप्राइज कर दिया है। जनरल युआन मेरा नाम वो में है। जनरल युआन कहता है प्रिंस को छोड़ दो, मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो में हंसने लगी। जनरल युआन कहता तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो में कहती है अभी मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है जनरल युआन, मैं अपने लोगों को लेकर टोंगमेन जा रही हूँ और उसके बाद मैं प्रिंस को बिना किसी नुकसान के छोड़ दूंगी। जनरल युआन कहता है ऐसा नहीं होगा। यानिन प्रिंस की गर्दन पकड़ता है। प्रिंस कहने लगा अरे मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी छोड़ो। जनरल युआन कहता है रुको 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 रुको, जब तक तुम लोग प्रिंस को नुकसान नहीं पहुंचाओगे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो मैं कहती अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले। जनरल युआन तुम और मैं शायद कभी मिलेंगे, चलो चलते हैं। निंग सोल्जर एक आकर कहता है जनरल युआन को जनरल युआन आपने उनको ऐसे जाने दिया। जनरल युआन कहता मैं क्या कर सकता हूँ, उनके हाथों में प्रिंस है, अगर हमने कुछ किया और प्रिंस को बचा भी लिया, प्रिंस को थोड़ा सा भी नुकसान हो गया, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? दुश्मन ने 3 प्रिंस में से एक प्रिंस को कैप्चर कर लिया है। अब ये मामला कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है, हम इसको और ज्यादा छुपा नहीं सकते। जल्दी जाओ और सेकंड प्रिंस को इसके बारे में बता दो और मैजेस्टी को प्रिपेयर करने को पूछना। आगे जाने के बाद वो में कहती है यानिन ये तुम्हारा सेकंड ट्रैप था जो तुमने सक्सेसफुली पास कर दिया है। यानिन कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जनरल वू की गाइडेंस में जो ये प्लान बना है और जो स्ट्रेटेजी एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मुझे आशा है कि अगली बार जनरल वू मेरे साथ
सर के ऊपर ऐसा मुश्किल टास्क ना दे। किंजन आकर कहता है ब्रदर टैंक क्या आप ठीक हैं? यानिन कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत घाव है। वो में एक बोतल फेंकती है और कहती है ये लो, ये एक पेन किलर है। यानिन उसे पीने लगता है। वो में कहती है क्या कर रहे हो? ये पीने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए है। यानिन कहती तुम्हें पहले बताना चाहिए था। पीछे से वो में की बहन आकर कहती है आखिरकार तुमने इसको पकड़ा कैसे? प्रिंस कहता है इसने मैजिक का इस्तेमाल करा। सभी लोग सोच रहे थे आखिरकार ऐसा कैसे मैजिक करा। प्रिंस कहता है उस टाइम पर ये साफ साफ मेरे सामने खड़ा था और मुझे नहीं मालूम इसने क्या मैजिक का इस्तेमाल करा, नहीं तो ये मुझे कभी भी किडनैप नहीं कर पाता। यानिन प्रिंस के मुंह पर थप्पड़ मारता है। वो कहता है तुम अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं। वो में पूछती है अब हम इसका क्या करें? इसे ले जाएं, इसे मार दें या छोड़ दें? किंजन कहता ऑफ कोर्स हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, हमें टोंग में भी तो जाना है। हालांकि फैंग ने बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेला है, फिर भी हमने उनके एक प्रिंस को कैप्चर कर लिया है, शायद ये हमारे लिए कंपेंसेशन हो सकता है। प्रिंस कहने लगा क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर दुश्मन के लोगों ने टेंट बना रखे थे। किंजन कहता है देखकर लगता है कि यहाँ पर 4 आर्मीज हैं, कम से कम 4 लाख लोग। जनरल पूछता है क्या हम यहाँ से निकल भी पाएंगे? यानिन कहता है हम यहाँ से जाएंगे दुश्मन के बीच से, क्योंकि उन्हें मालूम है आखिरकार प्रिंस कितना इंपॉर्टेंट है। जनरल वू चलें टोंगमैन। वो में कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी। यानिन कहता है यहाँ पर रहकर और ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है, सभी लोग आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर खड़े खड़े देखते हुए एनिमी को हमारी पोजीशन के बारे में पता चल सकता है, हमें जल्दी ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। जनरल वू आपको क्या लगता है? वो में की बहन कहती है अगर जो दूसरी साइड है उनको प्रिंस के लाइफ और डेथ के बारे में चिंता नहीं है तो यहाँ पर रहना और आगे बढ़ना सीधा मौत को गले लगाना हो सकता है। वो में चिल्लाकर कहती है फैंग का बैनर उठाओ और आगे चलो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉर्डर बना हुआ था जहाँ से टोंगमैन का रास्ता बनता था। अंदर से कई सारे लोग आते हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट था। वो आकर कहता है तुम लोग हो कौन? तुम्हारा लीडर कौन है इनमें से? यानिन कहता है तू कौन है? वो कहता है मैं यूजिया हूँ। वो में कहती है इसका मतलब तुम सेकंड प्रिंस हो, तो हम सीधा सीधा प्रिंस को ऑर्डर देने वाले हैं। यूजिया कहता है बहुत हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा भाई कहाँ पर है? प्रिंस कहता है भाई मुझे बचा लो। यूजिया कहता है मेरे भाई को छोड़ दो। वो में कहती है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम तो बस यहाँ से सेफली टोंगमैन जाना चाहते हैं और उसके बाद हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। यूजिया कहता है पहले उसे जाने दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, यही एक कंडीशन है। वो में कहती है हमें जाने दो फिर हम इसे छोड़ देंगे। यूजिया कहता है ऐसा लगता है कि तुम और हमारे बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता है। यानिन कहता है हम यहाँ पर तुम्हारे कंडीशन के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं, ये तुम्हारे भाई की मौत और जिंदगी का सवाल है। यूजिया कहता है अगर तुमने उससे हाथ भी लगाया मैं तुम्हें मार दूंगा। यानिन उस प्रिंस के कान को पकड़कर उखाड़ देता है। प्रिंस जोर जोर से चलाने लगा। यानिन कहता है ये तो बस शुरुआत है। यूजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कई सारे सोल्जर्स भी अपने भाले आगे कर लेते हैं। वो में कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? यानिन कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, हिलो आओ सामने आओ और देखो मैं तुम्हारे प्रिंस का क्या करता हूँ। यूजिया कहने लगता नहीं नहीं उसे नुकसान मत पहुंचाओ, रुको। यानिन कहता ऑफ कोर्स कुछ नहीं करेंगे लेकिन पहले तुम्हें हमें जाने देना होगा। यूजिया उसके पसीने पसीने छूट गए थे। वो कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को जाने दूंगा लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुम उसे सेफली रिटर्न कर दोगे। वो में कहती है ये तो मैंने पहले भी वादा कर दिया था, जब तक हम सेफली टोंगमैन पहुंच जाएंगे हम इसे छोड़ देंगे। यूजिया कहता है ठीक है जाने दो इनको। सोल्जर्स कहने लगे क्या योर हाइनेस? यूजिया कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे? सोल्जर्स कहते हैं ठीक है जैसी आपकी मर्जी। वो लोग आगे बढ़ने लगे। वो में कहती है यानिन तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें कैसे मालूम कि जूजिया हार मान लेगा? यानिन कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर ही है। अगर तुम्हारी बहन अरेस्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि तुम भी यही ऑप्शन का इस्तेमाल करती। वो छोड़ो तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? यानिन आसमान की तरफ इशारा करता है। वो में कहती है आसमान? यानिन कहता है ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वहां पर ना जाओ। वो में कहती है क्या तुमने आर्मी को ज्वाइन करने से पहले कुछ करा था? यानिन कहता है हाँ मारा था। वो में कहती है क्या मतलब मारा था? यानिन कहता है इसका मतलब था कि मैं एक किलर हूँ। वो में ये सुनकर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। यानिन कहता है क्या हो गया, क्या मैं ऐसा दिखता नहीं? वो में कहती है जब मैंने सुना कि तुम कह रहे हो कि तुम एक किलर हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक हो। आखिरकार तुमने कितने सारे लोगों को मार रखा है? यानिन कहता है अनगिनत। फिर वो लोग एक बॉर्डर पर पहुंच गए थे जहाँ पर गेट धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा। पीछे से यूजिया चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, तुम लोग सेफली टोंगमैन पहुंच गए हो और अब वक्त आ चुका है उसे छोड़ने का। यानिन कहता है छोड़ दूं? अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। यूजिया कहता है तुम क्या प्लान कर रहे हो? तभी जो यानिन था उस पे तीर चलाया गया। यानिन अपनी सेंसेस से घोड़े को उछाल कर उस जो तीर
तीर है उससे बच जाता है। वहाँ पर बॉर्डर पर जो ऊपर लोग खड़े थे वो लोग तीर चला रहे थे और वो कह रहे थे कि पास मत आओ नहीं तो तुम लोग हो कौन। वो में कहती है मैं वो में हूँ और मैं जनरल यीन से बात करना चाहती हूँ जो यहाँ पर इंचार्ज है। एक बंदा आता और कहता है जनरल वो में कहती है जनरल जोंग हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या आप मुझे या फिर इनको अंदर नहीं आने देना चाहते? वो जनरल कहता है वेल जनरल वो सिटी गेट पहले ही बंद हो चुका है, तुम लोग दीवार चढ़कर अंदर आ सकते हो। कई सारे सोल्जर भागकर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। वो में कहती है यानिन तुम सोच क्या रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? यानिन कहता है हम इसका क्या करें? वो में कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, जब हम अगर एक बार अंदर पहुंच गए तुम इसे लेकर चले जा सकते हो। एक सोल्जर कहता है समझ गया। वो में कहती है तुम इस प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहते है ना? यानिन पूछता है क्या तुम इसे मारना चाहती हो? प्रिंस कहता है नहीं, ये मुझे मार देगी। यानिन कहता है मुझे लगता है कि लोगों को वो करना चाहिए जो वो वादा करते हैं। वो में कहती है तुम्हें क्या भरोसा कि वो दुश्मन के लोग अपना वादा निभाएंगे? क्या तुम पागल हो गए हो? हमें इसके बारे में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। यानिन कहता है तुम लोग पहले जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। वो में कहती है तुम करना क्या चाहते हो? यानिन कहता है जनरल वो तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में कोई चिंता है, ना ही तुम्हें कोई वादे निभाने की चिंता है, लेकिन मुझे है। वो में कहती है ये निंग एम्पायर का प्रिंस है, हमारा दुश्मन, किसी भी हाल में हम इसे नहीं जाने दे सकते। किंजन आकर कहता है जनरल इस बैटल के अंदर हमारा काफी नुकसान हो गया है, अभी हम लोग कमजोर हैं, लेकिन मुझे डर है अगर हमने इस प्रिंस को मारा तो हम निंग एम्पायर को और ज्यादा गुस्सा दिला देंगे और जो कि हमारे लिए अभी अच्छा नहीं है। वो में कहती है वेल यानिन अब की बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल भी नहीं। किंजन कहता है ब्रदर यानिन तुम तो बहुत ज्यादा बेपरवाह हो, तुम्हें ऐसे जनरल वू के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था इस प्रिंस की वजह से। यानिन कहता है थैंक यू और तुम यहाँ पर मत रहो, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ। किंजन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानिन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं। किंजन कहता है मैं रहना चाहता हूँ। यानिन कहता है लेकिन मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम मर गए। वहाँ पर सेकंड प्रिंस भी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम उसे अब जाने नहीं दोगे? कई सारे लोग ऊपर चढ़ रहे थे। यानिन प्रिंस को यूजिया की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद जो सेकंड प्रिंस था वो बाशट कहते हुए यानिन पर हमला कर देता है। वो में ऑर्डर देती है कि यानिन को बचाने के लिए तीर चलाओ। प्रिंस को तीर लगने ही वाला था कि प्रिंस अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके माथे से एक क्रिस्टल निकलकर पूरा एक आर्मर बन गया, जिस प्रिंस को यानिन ने कैप्चर कर रखा था। वो कहता है ब्रदर उसका पीछा मत करो। सेकंड प्रिंस कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें कहीं और चोट लग गई? वो कहता है नहीं, हालांकि जो ये यानिन है इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसने मुझे बचाया भी है। सेकंड प्रिंस कहता है क्या? थर्ड प्रिंस कहता है जो वो में है वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन इसने उसे रोका, बस मुझे मेरी जान बचाने के लिए। यानिन भी रस्सी पकड़कर ऊपर पहुंच गया था। सेकंड प्रिंस कहता है यानिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को मैं ही लूंगा। यानिन भी कहता है अगली बार जब हम मिलेंगे हम में से एक जरूर मरेगा। वो में आकर कहती है देखा मैं कह ही रही थी, तुमने अपना वादा जरूर निभाया है लेकिन दुश्मन ने नहीं, अब बेवकूफी मत करना अगली बार। यानिन कहता है जो मुझे करना था वो मैंने करा, जो उन्हें नहीं करना था उन्होंने वो करा, लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जनरल आकर कहता है ये भाई कौन है? वो में कहती है इसका नाम यानिन है और ये मेरे सेकंड कोर्प्स का कमांडर है। किंजन आकर कहता है तुम्हें जनरल वो को थैंक यू कहना चाहिए। वो में कहती है तुम कितने बहादुर हो, जब तुमने प्रिंस को पकड़ा तुमने मुझे बचाया और रास्ते में तुमने कितनी बार मुझे प्रोटेक्ट करा। चौंको मत, तुम्हें तो बस अपने कारनामों का इनाम दिया जा रहा है। दरअसल जो यानिन था वो 6th कोर्प का कमांडर था, लेकिन अब उसके प्रमोशन हो गई और वो सेकंड कोर्प्स का कमांडर बन गया है। वहाँ पर जनरल आकर कहता है मेरा नाम जोंगमेंग है और मैं यहाँ टोंगमेन के बॉर्डर का गार्ड हूँ। ब्रदर यांग निन, जिस तरीके से तुमने प्रिंस को पकड़ा है उससे तुमने कई सारे सोल्जर्स को अपना रिस्पेक्ट और हीरो बनवा लिया है। यानिन कहता मैं तो बस लकी था। जनरल कहता है ब्रदर यानिन तो बहुत ज्यादा हम्बल है। जनरल आप लोग थक गए होंगे, क्यों ना आप आराम कर लीजिए। वो में कहती है हमारे सोल्जर्स भी थक गए हैं, उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना। जनरल जोंग मैं टोगमन के बारे में जानना चाहती हूँ, यानिन तुम भी मेरे साथ आओ। जनरल आखिरकार हमारे पास अभी कितने सोल्जर्स हैं? वो बताता है 20,000 से कम, क्योंकि जो निंग था उनके साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारा भारी नुकसान हुआ। वो में कहती है और जनरल जी यांग के बारे में क्या? वो बताता है जी यांग यांचेंग में लौट चुके हैं और ऐसा बताया गया है कि वो हार गए हैं। किंग को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मुझे लगता है कि उसके बचने के ज्यादा चांसेस नहीं है। इससे पूरे के पूरे फैमिली पर भारी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा स्टेटस कम होने का चांस है। और हाँ वो फैमिली वो भी। वो में कहती है वो फैमिली भी? क्या वो फैमिली इसके बाहर नहीं रह सकती? अभी हमारे पास सिर्फ 10,000 से ज्यादा लोग होंगे, हम किसी भी हालत में इस टोंगमैन
टोंगमैन को गिरने नहीं दे सकते जब तक यानचन से और ज्यादा लोग नहीं आ जाते। जनरल कहता है किंग ने पहले ही कई सारे कोप सोल्जर्स भेज दिए हैं। वो मैं कहती है आखिरकार उनको लीडर कौन है? वो कहता है लियांजकी। वो मैं चौंक गई। वो कहती लियांजकी? यानचन से टोंगमैन आने में 5 दिन लगते हैं, अगर वो लोग जल्दी करेंगे तो वो अभी तक पहुंच जाने चाहिए। वो कहता है लियांजकी 7 दिन पहले निकला था, मैंने अपने लोगों को कई बार भेजा, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देता था जंग में न आने का। ऐसा लगता है कि जो लियांज फैमिली है वो जंग में भाग नहीं लेना चाहती, वो अपने सोल्जर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं कहती है डैम इट, जो रीइंफोर्समेंट आई थी वो आई नहीं रही। यानी आराम कर रहा था अपने कमरे में अंदर। तब वहां पर किंजन किसी को लेकर आता है। वो कहता है ये जोंग जैंग है और एक डॉक्टर है। यानिन कहता है कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटी मोटी चोटें हैं। किंजन कहता है ब्रदर यानिन, हमें नहीं मालूम कि सोल्जर्स हमको कब से कब घेर लेंगे। तब क्या होगा अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे? अगर माइनर चोटों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो वो भी बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। डॉक्टर भी कहता है ये बेहतर होगा कि बेवकूफी ना करे जाए। अगर ये घाव और ज्यादा खराब हो गए तो यहाँ तक कि डिवाइन डॉक्टर भी इसे ट्रीट नहीं कर पाएगा। जब डॉक्टर चला जाता है किंजन कहता है ब्रदर यानिन, मुझे लगता है कि हमें जो बैटल हुई है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। जो रिलेशनशिप है जोंग जैंग और वो फैमिली के बीच में वो अजीब सी है और मुझे डर है कि जोंग जैंग यांगचन में फाइट करने के लिए नहीं आएगा और जनरल वो अपनी जान को दाव पर लगा देगी। यानिन कहता है मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार ये यांगचन है क्या? किंजन क्या तुम मुझे यांगचन के बारे में सब कुछ बता सकते हो? किंजन कहता है एक लंबी कहानी है। जो फैंग एम्पायर है उसके अंदर 4 नोबल हाउसेज हैं, जी यांग, लियांज, वू, जोंग हाउस, और ये चारों हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है आधे से ज्यादा फैंग की फोर्सेस का। जी यांग फैमिली का एल्डेस्ट सन है यांग हाओचुन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल है फैंग का। उसके पास एक नोबल टाइटल है और वो कंट्रोल करता है 1.5 लाख लोगों को। उसके अंडर में इतने सोल्जर्स हैं। लियांज फैमिली का हेड लियान जेंगकोंग है जो कि एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी एक नोबल है और वो भी कई हजारों बटालियन सोल्जर्स को कंट्रोल करता है। ऐसा करके वो 2 और को बताता है। यानी कहता है इसका मतलब चारों फैमिलीज कम से कम 4 लाख सोल्जर्स को कंट्रोल करती है और जो रॉयल फैमिली है वो 2 लाख। जो भी लोकल फोर्सेस है उनके पास भी कम से कम 2 लाख सोल्जर्स हैं। किंजन कहता है जो भी जंग हो रही है निंग एम्पायर के साथ, इसके अंदर रॉयल फैमिली ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करा 6 बार, जी यांग फैमिली ने 10 और वो फैमिली ने 4 बैटलों के अंदर। किसी ने नहीं सोचा था कि निंग एक सरप्राइज अटैक कर देगा 2 लाख लोगों के साथ और फैंग एम्पायर को पूरी तरीके से घेर लेगा। दोनों तरफों ने पहाड़ों के बीच में लड़ाई करी और आखिरी में निंग सोल्जर्स ने फैंग आर्मी को हरा दिया। यही हुआ था जब तुम मुझसे नहीं मिले थे। जो निंग थे वो प्रिपेयर आए थे, उनका पहला काम यही था 2 लाख आर्मी को डिस्ट्रॉय करना और उनका दूसरा काम था टोंगमैन को कंट्रोल में लाना और उनका तीसरा शायद हो सकता है यांगचन को लेना। मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई तो जासूस है जो दुश्मनों के साथ मिलकर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि 4 लाख सोल्जर्स को इकट्ठा करना उसमें कई सारे महीनों का काम है। आर्मी के खाना पीना और बहुत सारे काम होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। जो निंग थे वो पहले से तैयार बैठे थे अटैक करने के लिए। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? यानी कहता है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें अभी बस एक ही चीज को ध्यान रखना है जो हमें करनी है और वो है अभी सोना। रास्ता उधर है, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जब सुबह होती है यानी कहता मेरे कपड़े कहाँ पर है? एक लड़की आती है और कहती है मैं इस बिल्डिंग की मेड हूँ जाओयू। जनरल जेंगो ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है आपके लिए नए कपड़े लाने का और ये आपका ब्रेकफास्ट। यानी कहता ठीक है अब तुम जा सकती हो। वो कहती है नहीं जायू नहीं जा सकती, जायू आपकी मदद करेगी आपके कपड़े बदलने में। यानी कहता है क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? मुझे इसकी आदत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। जायू कहती है क्या जायू ने कुछ गलत करा? क्या आप अपसेट हो गए? यानी कहता है नहीं मुझे बस इसकी आदत नहीं है, अब निकल जाओ। जायू कहती जैसी आपकी मर्जी। उसके जाने के बाद यानी खाना खाने लगता है। वो सोच रहा था कि अभी उसका इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि एक अच्छा वेपन चाहिए उसे। उसके कमरे में वो में आती है। वो कहती है टोंगमैन अब सेफ जगह नहीं रहने वाली है और मैं प्लान कर रही हूँ वापिस यांगचन जाने का आज। यानी कहता है मुझे उसके बारे में फिक्र नहीं। वो में कहती है मैं तुम्हारा ओपिनियन लेने नहीं आई। यानी कहता है तो तुम क्या करना चाहती हो? वो में कहती है मैं तो बस यहाँ पर हेलो कहने के लिए आई थी। यानी कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। वो में कहती है क्या ऐसे कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है? वो में अपनी तलवार को यानी के गर्दन पर रख देती है। यानी कहता है मुझे लगता है कि जो मिस वू है उनको अब एक सबऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं। वो में कहती है तो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? यानी कहता है मुझे लगता है कि अब मिस वू को एक सबऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं। वो में कहती है तो किसकी जरूरत है? यानी कहता है एक दोस्त। वो में कहती है क्या दोस्त? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? वो में मन ही मन मुस्कुरा रही थी। एक दोस्त, उसने कहा कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। यानी कहता है मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन सकती हो प्राइवेट में, सिर्फ प्राइवेट में।
वुमे कहती है क्या तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ? यानिन कहता है एल्डेस्ट डॉटर वो फैमिली की, वन ऑफ द नोबल्स, और तुम रिस्पॉन्सिबल हो सेकंड और थर्ड कॉर्प्स के लिए। वुमे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन भी है मैं ऐसा करने के लिए तुम्हें फांसी पे चढ़ा सकती हूँ? यानिन कहता है मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकती हो। वुमे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यानिन कहता है लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करने वाली। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि एक सबॉर्डिनेट से ज्यादा दोस्त अच्छा होता है? जो भी रिश्ता सबॉर्डिनेट और लीडर के बीच में होता है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या कुछ होता ही नहीं, लेकिन जो रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है, दोस्तों के बीच में, वो दिल से दिल का होता है। वैसे भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, अगर गिना जाए तो 3 से ज्यादा नहीं, तीसरा तुम ही होगी। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को ऐसा ट्रीट करता हूँ, ट्रेजर की तरह। अगर मेरे दोस्त ट्रबल में हो तो मैं डेफिनेटली उनकी मदद करने के लिए जाऊंगा, और वो भी तब जब हम उस लेवल की रिलेशनशिप पर पहुंच जाए। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। मैं कोई वैसा नहीं हूँ जो किसी के इच्छाओं को माने, किसी के ऑर्डर को सुने। मुझे इसकी आदत नहीं है, खास करके अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, ना ही जस्टली रूल करता हो। इसलिए मेरे पॉइंट को समझो। वो मैं कहती है क्या किंजन तुम्हारा दोस्त है? यानिन कहता हाँ। वो मैं कहती है जब पिछली बार मैंने तुम्हें निंग चैंगपोर्ट में जाने के लिए कहा था एक बेट के रूप में, तुमने उस किंजन को वहीं पर रहने के लिए कहा था। यानिन कहता है वो भी मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो मैं कहती है वेल मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम्हारे दिल में मैं किंजन से ज्यादा रहूंगी। यानिन चुप हो गया। बाद में किंजन आता और कहता है ब्रदर यानिन क्या तुम एक वेपन शॉप में अपना वेपन ढूंढना चाहते हो? यानिन कहता है एक्चुअली मैं अपने लिए एक वेपन लेना चाहता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब तुम खाली हो तुम भी मेरे साथ चलो? किंजन कहता है एक वेपन, लेकिन यहाँ तो आर्मी के पास भी एक नहीं है, क्या फिर तुम एक नया वेपन लेना चाहते हो? यानिन कहता है जो वेपन मुझे चाहिए ना तो वो आर्मी के पास है ना किसी और के पास, वो सिर्फ बनाया जा सकता है। किंजन कहता ब्रदर तुम्हारे पास पैसे है भी या नहीं? वो इतने सारे पैसे, ये पक्का ही जनरल वू ने दिए होंगे। ब्रदर यानिन तुम तो बहुत औसम हो, तुम्हें इतने सारे पैसे मिल सकते हैं, वो भी वू फैमिली की लेडी से। यानिन कहता चुप हो जा। फिर वो लोग एक लोहार के पास आ जाते हैं। वहां पर एक बीड़ी पी रहा था। वो कहता क्या तुम एक कस्टम वेपन बनवाना चाहते हो सर? यानिन उसकी तरफ एक पैसों का बैग फेंकता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये 2 तलवार बनाओ। अगर तुम इन्हें आज के आज बना सकते हो, जितने भी पैसे तुम्हारे हाथ में है वो सारे के सारे तुम्हारे। वो लोहार कहता है इस हथियार का जो शेप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये मिस्टर चाहते हैं कि इतने सारे पैसे मैं रख लूं तो मैं ये काम जरूर करूंगा। तभी वहां पर कुछ होने लगता है। यानिन किंजन को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि निंग ने हमला कर दिया था। बाहर से कई सारे बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ आ रहे थे। एक सोल्जर चिल्लाकर कहता है निंग ने हमला कर दिया है, बोर एरोस को तैयार करो। और इससे पहले और कुछ कह पाता एक पत्थर आकर उसका सर कुचल देता है। कई सारे आर्चरर्स तैयार हो जाते हैं और कई सारे तीर चलाते हैं, जिसके बाद कई सारे निंग सोल्जर्स मर जाते हैं। लेकिन दुश्मन के सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लोग इतने तीर खाने के बाद भी दीवार के पास पहुंच गए। ऊपर से फैंग वाले पत्थर फेंक रहे थे ताकि वो सीढ़ियों से ऊपर ना चढ़ पाए। दूसरी तरफ से भी तीर चल पड़े। वहां पर वो में आकर कहती है यानिन वहां पर तुम क्या कर रहे हो बिना किसी आर्मर के? जल्दी करो, वापस जाओ। यानिन कहता ब्रदर थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी तलवार दे दो। वो में यहाँ पर एक लड़ाई हो रही है और मैं ऐसे छुप नहीं सकता। वो में क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे पास कोई आर्मर भी नहीं है, तुम मारे जाओगे। किंजन कहता है आखिरकार ब्रदर यानिन अपने आप को हील कैसे करेंगे अगर वो फाइट नहीं करेगा? जो ब्रदर यानिन है वो डार्क स्पिरिट को प्रैक्टिस करता है और लड़ाई कर कर उसकी इंजरीज जल्दी से हील हो जाती है। वो में कहती है ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है उसके लिए अभी ऐसे जाना। किंजन कहता है वो तो है, लेकिन उसे कौन रोक सकता है? वो मैं कहती है मैं उसकी मदद करूंगी। यानिन एक एक करके निंग सोल्जर्स को मारे जा रहा था। वो बहुत ज्यादा हंस रहा था और अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके उनको चूस भी रहा था। यानिन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, सिर्फ एक जगह है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ और वो है बैटल, क्योंकि वहां पर वो फ्री है, आजाद है, जैसा उसका मन करे वो कर सकता है, क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं और यहाँ पर जीतने का जो मजा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जगह भरी पड़ी है थ्रिलिंग से, जिससे मुझे बहुत ज्यादा अनगिनत मजा आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी जिंदगी मुझे सूट करती है क्योंकि मैं एक पूरा इंसान हूँ। एक एक करके यानिन कई सारे लोगों को मार देता है, उनकी एनर्जी भी चूस डालता है। यानिन अपने डार्क पावर को अपने वेपन पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेपन पिघल गया। उसके जो पावर है वो नॉर्मल वेपन्स को सह नहीं सकती। यानिन के पैरों के पास एक तलवार पड़ी थी जिसे वो उठाता है, फिर वो अपनी जो पावर्स थी उनको कंट्रोल करते हुए उस वेपन पर चढ़ाता है। उसका वेपन डार्क पर्पल हो गया था। अपने वेपन से वो एक स्लैश मारता है जिसकी वेव आगे सोल्जर्स पर जागती है और सोल्जर्स को वो लगने ही वाली थी, तभी उनके सामने कोई आकर उन्हें बचा लेता है। वो कहता है जितने भी सामने लोग हो सारे के सारे रास्ते से हट जाओ, उसे मैं संभालूंगा। सभी लोग पीछे हट जाओ, तुम एक डार्क कल्टिवेटर हो, तुम पक्का ही यानिन होगे जिसने थर्ड प्रिंस को इंजर करा। आज मैं तुम्हारा सर लेकर जाने वाला
वाला हूँ। ये कहकर उसने यानिन पर हमला कर दिया। पलट कर यानिन ने उस पर हमला करा और उसने भी डोज कर लिया। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। यानिन पहले अपनी तलवार से हमला करता है और फिर एकदम से उस बंदे के मुंह पर लात मार देता है। उसे गुस्सा आ जाता है और अपने भाले में एनर्जी भरकर कई सारे पत्थरों को यानिन की तरफ फेंक देता है। कई सारे पत्थर यानिन को लगे। वो कह रहा था कि यानिन अब नर्क में जा, लेकिन यानिन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ गया था। उसने अपने हाथ से उस बंदे के कंधे पर रख रखा था और अपनी पावर से उसे चूसना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो बंदा पीछे मुड़कर यानिन के छाती में भाला घुसा देता है। यानिन पीछे आ गया। उसके मुंह से खून की खांसी निकलने लगी और वो बंदा कहने लगा, हा 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 हा, यानिन तुम मेरे ऊपर डार्क फायर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए। आज तुम्हारे मौत का दिन है, आज तुम यहाँ पर मरोगे। यानिन कहता है, अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। वो कहता है, मरने से पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, याद रखना मेरा नाम वू कुई है और मैं निंग सिटी का जनरल हूँ। अब तुम्हें मेरा नाम पता चल ही गया है तो तुम बिना रिग्रेट्स के मर सकते हो। वो यानिन को मारने ही वाला था कि उसके पीछे आकर कुछ लगता है और उस बंदे का भाला नीचे गिर गया। वो कहने लगा, कौन है जिसे पीछे से मुझ पर वार करा? पीछे किनियन था। वो कहता है, ब्रदर यानिन क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वहाँ पर 2 और लोग भी थे। यानिन सोचता है, बहुत बढ़िया टाइम पर आए हैं, मैं अभी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी इंजरीज को हील करने का। और वो बंदा कहने लगा, वो कोई आखिरकार ये बेवकूफ जोकर्स आए कहां से हैं? लगता है इनको मौत से डर नहीं लगता। वो कोई भी अपनी पावर से अपनी इंजरी को हील कर लेता है। किंजन समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी जनरल नहीं है। जो कुछ भी है ये हमें ब्रदर यानिन के लिए थोड़ा और टाइम बाय करना पड़ेगा। वही जो 2 बंदे थे उनमें से जिसके पास तलवार थी वो अपनी तलवार में एनर्जी भरकर उस बंदे की तरफ बढ़ पड़ा, लेकिन वो कोई उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। वार से जो उसने खुद करा था उससे वो खुद पीछे चला गया। वो जब उस बंदे को मारने ही वाला था उसकी छाती में आकर तीर लगा। वो कोई चिल्लाकर कहता, डैम यू आर्चर्स। पीछे से कई सारे जो निंग सोल्जर्स थे वो देख लेते हैं कि जो यानिन है वहां पर पड़ा हुआ है और वो हिल नहीं रहा और वो अभी उनके लिए बेहतर टाइम होगा कि उसे मार दें। लेकिन वो लोग डर रहे थे कि कोई पास जाएगा तो मारा जाएगा। वो दूसरे को कह रहे थे, तू जा। एक बंदा आगे जाता है, तुम क्यों डर रहे हो? देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ ये ट्रैश को। जैसे ही वो पास आता है यानिन अपनी पावर से उसे मार देता है और उन कई सारे सोल्जर्स को चूस कर जोर से हंसने लगा। जोरों से, बहुत ज्यादा जोरों से। उसके अराउंड पूरा पर्पल ओरा छा रखा था। वो कोई अपने मन में सोचता है, ये क्या है? क्या वो एक डार्क कल्टीवेटर की एबिलिटी है? उसने इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया। यानिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा मत समझो। तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी स्ट्रेंथ। जब अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जो 2 बंदे वुकोई के सामने फाइट कर रहे थे वो सोचने लगते हैं कितना ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर है ये कोई नॉर्मल स्पिरिट वेव नहीं है। वो कोई अपनी पावर से यानिन पर हमला करता है। यानिन थोड़ा सस्ता है। उसने जो पावर का इस्तेमाल करा था उसकी वजह से सब जगह धूल उड़ गई थी। वो कोई हंसने लगा जोरों से कि उसने यानिन को मार दिया, बेचारा डार्क कल्टीवेटर। तभी एक बंदा भाग कर आता है, जनरल मुझे बचा लो। उसके पास आते ही उसके बीच में से 2 टुकड़े हो गए और उसके पीछे था यानिन। यानिन ने उस सोल्जर का इस्तेमाल करा वुकोई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एकदम से यानिन ने अपने हाथों में डार्क बॉल भरकर वुकोई के छाती में मार दी। वुकोई थोड़ा सा पीछे आया और वो हंसने लगा, बस इतना ही? यानिन तुम तो बहुत बेकार हो। साइड से एक और बंदा भी वुकोई पर हमला करता है। उसे वो डॉज करता है, लेकिन पीछे से फिर से आर्चर ने उसकी छाती के कमर पर तीर मार दिया। वुकोई जोर से फिर से चिल्लाया। वो आर्चर कहता है, मेरे बारे में मत भूलो। यानिन इसी मौके का फायदा उठाता है और अपनी पावर से वुकोई के छाती के पीछे कमर पर वार करता है, लेकिन यानिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे चूस क्यों नहीं पा रहा। वो कोई चिल्लाकर कहता है, तुम जैसा बेवकूफ मुझे मारना चाहता है, ऐसा करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 साल और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो अपने भाले से एक एनर्जी स्लैश भेजता है। यानिन उसे कूद कर डोज करता है। यानिन कहता है, तुम उसे आगे से संभालो, मैं उसे पीछे से हमला करूंगा। दूसरा बंदा कहता है, ठीक है। वो कोई अपने मन में सोच रहा था कि जो ये ब्लैक फायर है उसका उसके आर्मर पर कोई असर नहीं हो रहा और इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर जो दूसरा बंदा है जिसके हाथ में तलवार है उसे मारेगा। जो वो कोई है उसके पास एक हायर लेवल कल्टीवेशन है और जो उसका आर्मर है वो जल्दी हील हो जाता है और उसके सामने जो बंदा उसके साथ फाइट कर रहा है वो बहादुर तो है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो कोई बहुत ही जल्दी अपने भाले से उस बंदे के ऊपर स्लैश मार देता है। पीछे यानिन खड़ा था। वो सोच रहा था कि उसकी जो डार्क फायर है वो उसके आर्मर को भेद नहीं पा रही। तभी उसे आर्चर दिखता है। वो सोचने लगा कि जो ये आर्चर है इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा फास्ट है। आर्चर अपने हाथों से तीर छोड़ देता है और वो सीधा वो कोई की तरफ बढ़ रहा था। यानिन मौका देखता है कि जब ये 2 तीर लगेगा उससे उसका आर्मर टूट जाएगा और वो तभी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करेगा। जो तीर वो कोई की तरफ बढ़ रहा था उसे लगने से पहले यानिन अपने हाथ को आगे कर देता है और वो तीर पहले तो
यानिन के हाथ से गुजरा और फिर वुकोई के मुंह के अंदर से वुकोई के हाथों से भाला गिर गया। वो अपने घुटनों पर आ गया। यानिन पूरी ताकत से उसे चूसने की कोशिश कर रहा था। कई सारे जो सोल्जर्स वहां पर खड़े थे वो अब घबरा गए। वो लोग कहने लगे कि जनरल हार गया। किंजन कहता है ब्रदर टैंग वो तो स्पिरिट आर्मर है। लगता है यानिन ने वुकोई की एनर्जी को चूस डाला। कई सारे लोग शौक थे आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है और ये डार्क कल्टीवेटर है। किंजन कहता है सभी लोग डरो मत, जो ग्रेट जनरल था निंग का वो मारा गया है। किंजन अपने मन में सोचता है जो ब्रदर यानिन है उसने वुकोई की स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन वो उसे अपनी कल्टीवेशन जो उसके पास अभी है उससे उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानिन दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था। अभी उस मौके पर जो यानिन की बॉडी थी वो वुकोई की एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई थी। इसका मतलब अभी एक बैटल होने वाली है उसकी और उस स्पिरिट की। यानिन जोर से चिल्लाया और उसके आर्मर पर जो कई सारे नुकीली कीले थी वो उड़ गई। यानिन वहां से गया और कई सारे निंग सोल्जर्स को मारने लगा। दूसरी तरफ जब वो सारे के सारे लोग जाते हैं तो वो यानिन को देखते हैं। किंजन कहता है यानिन ब्रदर यानिन क्या तुम ठीक हो? तभी यानिन वहां पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती है तो उसके सामने वो में होती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? यानिन कहता है ज्यादा बुरा भी नहीं, मैं तो बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म होने के कारण बेहोश हो गया था। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए रिकवर होने में। और सिचुएशन कैसी है? वो में कहती है ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। किंजन कहता है जो निंग थी वो टेम्पररी पीछे चली गई है। वो तो अच्छा हुआ, जनरल वू सही टाइम पर हमें बचाने के लिए आ गए। वो में कहती है जनरल जोंगजेंग जो भी हाल है उसमें आप किसी भी हाल में टोंगमेन को नहीं बचा सकते। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। एम्परर समझ जाएगा और वो आपको पनिश नहीं करेगा आपकी सिचुएशन को जानकर। जोंगजेंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पनिश किया जाएगा या नहीं, लेकिन अभी किंग ने मुझे टोंगमेन को बचाने के लिए छोड़ रखा है यहाँ पर। शुरुआत से ही मैं यहाँ पर था क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे डर है कि मुझे किंग के भरोसे को तोड़ना पड़ेगा। जब से फैंग बना है उन कई सौ सालों में जनरल्स सिर्फ बैटल में मरते आए हैं, आज तक कोई भी भागा नहीं, एक भी। और आज जब दुश्मन इतने ज्यादा हैं हमारे सामने, हमारे मरने के इतने ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं जीने से ज्यादा मरना बेहतर करूंगा अपने टोंगमेन सोल्जर्स के साथ। मैं फैंग नेशन को इंसल्ट कभी भी नहीं होने दूंगा। कई सारे लोग निराश हो गए थे। जोंगजेंग कहता है लेकिन मेरा एक काम है कि आप कर सकती हैं। ये एक मैसेज है जो मैं आशा लगा रहा हूँ कि आप मेरी फैमिली को दे दें जब आप वापस जाएं। रात में यानिन पूछता है कि तुम लोगों के नाम क्या है? जिस बंदे के हाथ में तलवार थी वो कहता है मेरा नाम गु ये है और जो आर्चर था उसका नाम था लेटियान। यानिन कहता है मुझे मालूम है कि अभी तुम लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें मौत का डर नहीं और बिना मतलब के मरना बस बेवकूफी है। मौत भारी हो सकती है एक पहाड़ से भी ज्यादा, लेकिन इतनी हल्की भी हो सकती है कि हवा भी उसे उड़ा कर ले जाए। अगर तुम लोग दूसरे ऑप्शन को चूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। टोंगमेन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और तुम लोग अभी वापस चल सकते हो। गुये कहता है नहीं। यानिन कहता है तो तुम लोग मुझे फॉलो करोगे? गुये कहता है हालांकि मैंने थैंक यू कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। यानिन कहता है अगर तुम लोगों को फ्यूचर में मुझसे अच्छा घर मिल जाए तो मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। गुये कहता है तुम। किंजन आकर कहता है अभी हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी ये सही टाइम है अपने सोल्जर्स को हील करने का। ये लो, ये दवाई की एक बोतल है, ये ब्रदर यानिन ने तुम्हें दी है अपने घाव को भरने के लिए। ब्रदर यानिन ने ये स्पेशली जनरल वू से ली है तुम लोगों को देने के लिए। वो तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। वैसे भी यानिन अपने भाइयों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं सबसे ज्यादा, और ये वही है जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आर्चर अपने मन में सोचने लगा ये तो एक डार्क कल्टीवेटर है फिर भी, और जो उसने बैटलफील्ड पे काम करा उससे मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन अभी जैसा ये बिहेव कर रहा है ये एक लीडर की तरह बहुत ज्यादा अजीब है। आगे किंजन कहता है ब्रदर यानिन जब हम वापस यानचेंग चलेंगे तो तब तुम क्या करना चाहते हो? यानिन कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस पहले सोना चाहता हूँ। वो मैं अपने मन में कहती है 3 दिन हो गए हैं हमें टोंगमेंग को छोड़े और वहाँ जनरल जोंगजेंग अभी क्या कर रहे होंगे। तब एक बंदा भाग कर आता और कहता है रिपोर्ट जनरल वो एक रिपोर्ट आई है जो निंग आर्मी है, आपके जाने के बाद उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। निंग आर्मी ने अपने फुल फोर्स के साथ हमला करा और जनरल जोंगजेंग वो लोग कम पड़ गए दुश्मनों के सामने और उन्हें पीछे हटना पड़ा। टोंगमेन अभी निंग आर्मी के द्वारा कब्जाया जा चुका है। तभी एकदम से 1 लाख फेंग सोल्जर्स वहां पर आ गए जिन्हें लीड कर रहा था जनरल यांग। उन्होंने चमत्कार सा दिखाया और उस 1 लाख आर्मी ने वेस्ट गेट पर आकर उन सभी निंग आर्मी सोल्जर्स को पीछे धक्का दे दिया वापिस टोंगमेन पर। वो में कहती है वो साला
बास्टर्ड लियांग की। उसने ये पहले से कैलकुलेट करा। वो जानबूझकर इंतजार करा कि कब वो 20,000 डिफेंडर्स थक जाएं और जैसे ही वो मरने वाले होंगे वो लोग आकर उन्हें बचा लेंगे। किंजन कहता है जो टोंगमैन है उसके पास लियांगी के 1 लाख सोल्जर्स हैं और जो निंग आर्मी है उन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान झेल लिया होगा, वो लोग अभी हमला नहीं करेंगे। वो में चिल्लाकर कहती है हम फिर भी यांगचिंग ही जाएंगे। आगे वो लोग एक जगह पहुंच गए थे। वो में कहती है यानिन क्या तुम्हारी इंजरीज हील हो गई? यानिन कहता है हाँ। वो में कहती है वेल तुमने एक चिलार्च को मारा, 3rd प्रिंस को होस्टेज बनाया और एक जनरल को भी मार डाला। यह काम हर रोज नहीं होते हैं। यानिन कहता है जनरल वू क्या आज आपने मुझे यही कहने के लिए बुलाया था? वो में कहती है तुम अभी 2nd कोर्प्स के कमांडर हो, अभी तुम अपने सोल्जर्स को रिकॉग्नाइज करोगे। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम किसे अपना सबऑर्डिनेट चूज करोगे? यानिन कहता ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ, चलो चलते हैं। वो में कहती है जो चिलार्चीज हैं वो आर्मी की बैकबोन है, क्या तुम्हें मेरी कोई रिकमेंडेशंस चाहिए? यानिन कहता है पहले मैं देखूंगा और अगर मुझे कोई सुटेबल नहीं मिला तो मैं तुम्हें पूछ लूंगा। वो में कहती है ठीक है, आज रात एक बैंकेट है वो फैमिली में और मेरे फादर तुम्हें देखना चाहते हैं। यानिन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेकिन मैं उन्हें जरूर मिलूंगा। वो में कहती है मेरे फादर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यानिन कहता है मैं और नर्वस अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। वो में कहती है तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो। पीछे से गुये स्वॉर्ड्समैन कहता है क्या जनरल वू और यानिन के बीच में कुछ चल रहा है? किंजन कहता है जनरल वू ब्रदर यानिन को बहुत ज्यादा एडमायर करती है। वो ये कहता है लेकिन वो तो एक डार्क स्पिरिट का प्रैक्टिशनर है। किंजन कहता है तो क्या हुआ? जनरल वू ब्रदर यानिन जो पर्सनैलिटी है उसे अप्रिशिएट करती है। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कुछ? आर्चर कहता है गुये तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। गुये कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा बिजनेस है क्योंकि मैं जल्द ही जनरल यानिन के साथ काम करने वाला हूँ। आर्चर कहता है इसका मतलब तुमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? किंजन कहता है ब्रदर यानिन तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो लोग आ गए थे और एक टेंट में चले गए थे। वहां पर कई सारे लोग थे, सारे के सारे ग्रीट करने लगे जनरल वू को। जनरल वू कहती है ये है यानिन, यानिन ये है तुम्हारे 50 कैंडिडेट्स, तुम चूज कर सकते हो। यानिन कहता है कि मैं हूँ कमांडर 2nd इन्फेंट्री कोर्प्स का, मेरा नाम यानिन है और आज मैं तुम्हें से कुछ चिलार्चेस को चूज करूंगा। वो लोग कहने लगे यानिन ये कौन है? मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या ये कोर्प्स कमांडर है? दिखने में तो जवान लग रहा है। यानिन कहता है कि तुम में से कोई है जो स्पिरिट लेवल युआन पर पहुंच गया है। वो लोग कहते हैं स्पिरिट युआन? ये तो पूरे के पूरे फैंग में भी कोई नहीं है, आखिरकार वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? यहाँ पर नहीं है। यानिन कहता है और हुआ स्पिरिट के बारे में क्या? कुछ लोग अपने हाथों को ऊपर करते हैं। यानिन उन्हें देखता है। यानिन कहता है और जो लोग 25 साल से कम के हैं और वो पोस्ट स्पिरिट राम पर पहुंच चुके हैं, जिनके पास 3 से कम साल का कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस हो, कुछ लोग आगे आते हैं। और यानिन कहता है मुझे ये 4 चाहिए। वो में कहती है चिलार्चिस के पास हाई कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये लोग तो बच्चे हैं, ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है। यानिन कहता है मैं पोटेंशियल को ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास गुये है और लेटियन आर्चरर, बाकी काम वो लोग संभाल लेंगे। वो में कहती है जो भी, जब तक जो 2nd कोर्प्स है वो अपना स्टेटस बनाए रखे। यानिन कहता है 3 मंथ, मुझे बस 3 महीने चाहिए ब्लैक कोर्प्स को वापस नॉर्मल बनाने के लिए। वो में कहती है ठीक है तो मैं देखती हूँ कि तुम क्या करोगे। बाद में यानिन पूछता है कि तुम लोगों के नाम क्या है? वो लोग कहते हैं कि मेरा नाम लीवे है, मेरा नाम लुई जोंगशेंग, चैन फेंग, आजिया। यानिन कहता हो तुम तो एक लड़की हो। बाकी 3 शौक हो गए। वो कहने लगे हे आजिया तूने आज तक बताया क्यों नहीं कि तू एक लड़की है? आजिया कहती है वेल तुमने कभी पूछा नहीं। यानिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं है मेरे सामने। अगर तुम लोग बाकियों की तरह बढ़िया नहीं हो तो मैं तुम लोगों को रिप्लेस कर दूंगा। वो लोग कहते हैं यस जनरल, मुझे भी बाकियों की तरह ट्रीट कीजिए। यानिन कहता है तो बहुत बढ़िया, आज से तुम लोग मेरे कोर हो। याद रखना मेरा प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो भी अनफिट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो सारे कहते हैं हम करेंगे जो भी हमें करने को पड़ेगा। यानिन कहता है फ्यूचर में तुम लोग मेरे ट्रस्टेड असिस्टेंट होने वाले हो। गुये मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ अपना फर्स्ट चिलार्च 2nd कोर्प का। गुये कहता है यानिन जनरल यानिन। यानिन कहता है क्या हुआ तुम्हें ये नहीं चाहिए? गुये कहता है नहीं थैंक यू वेरी मच जनरल यानिन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यानिन कहता है लेटियन और तुम होगे मेरे 2nd चिलार्च, लीवे 3rd, लुई जोंग 4th, चैन फेंग 5th, आजिया 6th और की जेन तुम होगे मेरे डेप्यूटी। किंजन बाहर से तो कुछ दिखाता नहीं लेकिन मन में बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता थैंक यू ब्रो जनरल यानिन। यानिन अपने मन में कहता है नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो वो आर्मी में कभी भी आता ही नहीं। फिर वो लोग वो मेंशन में जाते हैं। किंजन कहता है जो वो फैमिली है वो वन ऑफ द 4 नोबल फैमिली है फेंग के अंदर और वहां पर कई सारे विजिटर्स हैं जो उन्हें आज देखने के लिए आए हैं। जब भी वो फैमिली एक बैंकेट होल्ड करती है तो सारे के सारे जो फेमस नोबल्स होते हैं वो अपने लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेज देते हैं। जब वो लोग गेट के सामने आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इन्विटेशंस है? यानिन कहता है नहीं है। तभी वो में आकर कहती है ये लोग मेरे गेस्ट हैं। एक सोल्जर कहता सॉरी यंग लेडी हमें नहीं मालूम
मालूम था। वो मैं कहती है यानिन आ जाओ अंदर। यानिन कहता है सॉरी यंग लेडी को ट्रबल करने के लिए। वो मैं कहती है ओह तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से बात कर रहे हो। अंदर जाते ही कई सारे लोग जनरल वू को ग्रीट करने लगे। यानिन कहता है जनरल वू का चार्म तो अलग ही लेवल पर है। वो मैं कहती है ऑफ कोर्स मेरे फादर वहां पर है, चलो चलते हैं। फादर ये है जनरल यानिन। वो मैं का फादर कहता है ओ। यानिन सोच रहा था तो ये है हेड ऑफ वू फैमिली। मैं ग्रीट करता हूँ वू जियांग को, मेरा नाम यानिन है। वो जियांग कहता है जनरल यानिन बाकियों से अलग है। यानिन कहता आप तो मेरे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो जियांग कहता है मुझे डर था कहीं मेरी बेटी अभी भी वहीं पर फंसी रहती अगर जनरल युआन ना होते। यानिन कहता है ये सब कुछ तो जनरल वू के ग्रेट स्ट्रेटेजीज और वाइस कमांड्स की वजह से हुआ है। वो मैं चौंक गई थी। वो अपने मन में सोचने लगी यू बास्टर्ड, क्या तू अभी भी निराश है कि मैंने तुझे एक बेट बनाया था? वो जियांग कहता है तुम अभी भी जवान हो लेकिन बहुत ज्यादा हम्बल हो, ऐसे लोग देखने को कम मिलते हैं। यानिन कहता है मैं तो बस अपने ऑर्डर्स का फॉलो कर रहा था। वो जियांग कहता है तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे सर्वेंट्स को कह देना, मुझे कुछ और काम है तो मैं चलता हूँ। यानिन कहता है यस वो जियांग। वो मैं कहती है तुमने जो कहा उसका क्या मतलब? यानिन कहता मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वो मैं कहती तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यानिन कहता वो तुमने कहा मैंने नहीं। यानिन जोर जोर से हंसने लगा। जब वो लोग जा रहे थे तो किंजन कहता है ब्रदर यानिन मुझे लगता है कि तुम्हें जो जनरल वू है उसके ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। यानिन कहता तुम्हारा क्या मतलब? किंजन कहता है जो जनरल वू है वो ब्यूटीफुल है और एक नोबल भी, और अगर ब्रदर यानिन उसके साथ इंटीमेट होगा तो मुझे डर है कि जो बाकी लोग हैं वो जेलस होंगे और उनके जो बुरे इरादे हैं वो आपकी तरफ और बढ़ जाएंगे। यानिन कहता है अगर मुझे वूवे चाहिए होती तो मैं बाकियों को उसे देखने या हाथ लगाने भी नहीं देता। किंजन कहता जो भी कुछ भी है लेकिन ब्रदर यानिन संभल कर रहना। यानिन कहता है मैं समझ गया। अगले दिन यानिन कहता है तो तुम वो 4 लोग जिन्हें जनरल वू ने चूज करा है, तुम लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हो, अगर तुम्हें आर्मी को बनाने में कुछ कहना है तो बता दो। एक कहता है थैंक यू जनरल यानिन। यानिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इन सोल्जर्स को कैसे ट्रेन करो, लेकिन एक बात है मैं चाहता हूँ कि मेरे सोल्जर्स घोड़े चलाने में और तीर चलाने में माहिर हो। क्या तुम ये काम कर सकते हो? एक कहता है जनरल यानिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जो सेकंड कोर्प्स है वो तो बस इन्फेंट्री है, अभी तो बनी है, आखिरकार हमें अपने एफर्ट्स को इनको सिखाने में क्यों वेस्ट करना चाहिए? क्या और कुछ है? यानिन कहता है चिलार्च मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ सेकंड कोर्प्स में रहने की कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों को यानिन ने चूज करा था वो सारे के सारे कहते हैं हम लोग एग्री कर रहे हैं, और जिन लोगों को जनरल वू ने चूज करा था वो चुपचाप खड़े थे। वो लोग अपने मन में सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। तू एक लीडर इसीलिए बना है क्योंकि तेरा एक रिश्ता है वूमे के साथ, देखते हैं कि आखिरकार तुम लोग कितनी देर तक टिक पाओगे। पीछे से एक मोटा सोच रहा था कि जो ये कह रहा है वैसा ही करते हैं। फिर वो चारों भी कहते हैं हम भी जनरल्स के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगले दिन वूमे कहती है क्या 10,000 घोड़े? यानिन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? यानिन कहता ऑफ कोर्स घुड़सवारी सिखानी है। वूमे कहती क्या तुम प्लान कर रहे हो कि सेकंड कोर्प्स जो कि पैदल चलती है उसे घोड़ों की सवारी बन? नहीं मैं एग्री नहीं करूंगी। यानिन कहता है मैं तो बस पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे घोड़े दे सकती हो। वूमे चुप हो गई। फिर वो कहती है आखिरकार तुम इनको घुड़सवारी क्यों सिखाना चाहते हो? यानिन कहता है क्या तुम्हें मालूम है एक कैवेलरी को क्या डराती है? वूमे कहती है मुझे नहीं मालूम। यानिन कहता है एक कैवेलरी की कमियों को एक कैवेलरी ही जान सकती है। अगर वो घुड़सवारी सीख जाएंगे तो जो बैटलफील्ड पर एनिमी घोड़ों पर आएंगे उनकी कमियों को वो लोग फ्यूचर में हैंडल कर सकते हैं। वो मैं कहती है लेकिन तब भी तुम इतनी ज्यादा ट्रबल क्यों उठा रहे हो? यानिन कहता है ऐसा लगता है कि जो मिस वू है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और वो वहां से जाने लगा। वो मैं कहती है रुको 10,000 घोड़े बहुत ज्यादा हैं, 5,000। यानिन कहता है डील 5,000। वो मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया? वो मैं कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? नहीं मुझे अपनी ब्लेड लेने जानी है। ब्लेड? मैंने किसी को 2 तलवार बनवाने के लिए दी थी टोंगमन में, लेकिन वहां पर निंग ने अटैक कर लिया और जो ब्लेड थी वो बीच में ही रुक गई, और जो लोहार था वो यांगचिन में आ गया, शायद उसने आज बना दी होगी ब्लेड। वो मैं कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम कौन सी ब्लेड बनवा रहे हो। रास्ते में वो मैं कहती है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? यानिन कहता है क्या प्लान? वो मैं यानिन को देखती है और कहती है क्या तुम सोच रहे हो शादी के बारे में और बच्चों के? यानिन हंसते हुए कहता है मेरे जैसा कोई शादी के लिए सुटेबल ही नहीं है, और बच्चे तो दूर की बात, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। वो मैं कहती है ऐसा मत कहो, तुम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। और वो यानिन के हाथ को टच करने वाली थी, तब यानिन अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है वो रही लोहार की दुकान, चलो चलते हैं। वहां पर एक बंदा आता है और कहता है ये रहे आपके ब्लेड सर। लोहार कहता है यंग मैन इस बूढ़े ने अपनी सारे स्किल्स का इस्तेमाल करा इन ब्लेड्स को बनाने में। जब डब्बा खुलता है तो वो 2 तलवारों को बाहर निकालता है। लोहार एक पत्थर सा फेंकता है। वो कहता है सर अपने ब्लेड्स को टेस्ट कीजिए प्लीज, और अपनी तलवार से वो उन दोनों चीजों को काट डालता है। यानिन ने अपने पावर का इस्तेमाल करा, जिसे देखने के बाद वो में अपने मन में कहने लगी ये तो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ वेपन है,
और ये लोग तो बड़े और स्ट्रोंगर भी बन गए। कितने खतरनाक लग रहे हैं। फिर जो ब्लेड्स थे वो सीधे होकर एक बन गए। अब वो एक बड़ा भाला और तो और आगे से नुकीला भी रह गया। यह देखने के बाद जो लोहार का चमचा था उसके मुंह फट गए। वो में कहती है ये तुमने कैसे करा? फिर से यानिन उनको तोड़कर वैसे के वैसे ब्लेड बना देता है। यानिन कहता है अपने वेपन्स को 2 बार स्पिरिटिफाइड करना। वो में कहती है म्यूटेंट स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेजेस। यानिन कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो में कहती है ठीक है चलो चलते हैं, तुम्हें समझना तो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जाते हुए यानिन कहता है थैंक यू वेरी मच मिस्टर। लोहार कहता अपने आप को संभाल कर सर। लोहार अपने मन में सोचने लगा ये मेरा पहली बार है जब मैंने 2 वेपन्स को स्पिरिटिफिकेशन होते हुए देखा है। वो में कहती है क्यों ना कुछ खाने चले? ठीक है मैं पैसे दूंगा। वो में कहती है तुम्हारे पास पैसे भी हैं? यानिन कहता है तुमने तो 10 सिक्के दिए थे पिछली बार, जिनमें से मैंने 8 का इस्तेमाल कर दिया ब्लेड को बनवाने में, और अब मेरे पास 2 सोने के सिक्के बचे हैं। वो में कहती है तुम्हें ज्यादा पैसा बचाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। यानी रुककर कहता है मैं एक लड़की के पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं वो 10 सोने के सिक्के तुम्हें वापस जरूर करूंगा। वो में कहती है क्या? तो तुम मेरे साथ किस वजह से लड़ाई कर रहे हो? यानिन कहता है भूल जाओ, मैं घर जा रहा हूँ अकेले खाने के लिए। वो में कहती है बच्चे की तरह एक्टिंग करना। फिर वो हंसने लगी। ठीक है मैं और नहीं कहूंगी। ये यानिन का ऑफिशियल हेडक्वार्टर था जो उसे दिया गया था, वहां पर वो खड़ा था। यानिन कहता है आज तो तुमने छुट्टी ली थी और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? 15 दिन ट्रेनिंग करने के बाद? आर्चर कहता है हम तो तैयार हैं और ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे हम थके रहे। हमें माफ कर देना अगर हम ब्रदर यानिन को इंटरप्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी भी थके हुए हैं लेकिन हम कुछ कुनफू सीखना चाहते हैं ब्रदर यानिन से, ताकि जो ब्रदर यानिन की स्ट्रेंथ है और उसकी फाउंडेशन हमें और हमारे सोल्जर्स को इंप्रूव करने में मदद आए। यानिन कहता है तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो और फिर भी सीखने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक हो, ये तो मेरा काम ही है तुम लोगों को सिखाना, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आज तुम लोग और ज्यादा मेहनत करने वाले हो जबकि आज तुम्हारा छुट्टी का दिन है। वो दोनों अपने घुटनों पर आकर कहते हैं प्लीज जनरल यानिन हमें सिखाइए। वो दोनों के दोनों यानिन पर हमला कर देते हैं। साइड में किंग जन तरबूज खाता है। वो लोग हमला तो कर देते हैं लेकिन यानिन इतना फास्ट था कि उनके सामने से वहां पर से गायब हो गया। वो लोग दोबारा हमला करते हैं लेकिन फिर भी यानिन उन सभी के अटैक्स को डोज करता है। कुछ देर के बाद वो लोग थक गए थे। गुए कहता है हालांकि आज कोई ट्रेनिंग नहीं हुई लेकिन फिर भी हम जो ब्रदर यानिन को टच भी नहीं कर पाए। ब्रदर यानिन आखिरकार आपने ये अपनी एजिलिटी को ट्रेन कैसे करा? यानिन कहता है ऐसे मजे से खेलकर। गुए कहता है क्या? यानिन कहता है जब मैं बच्चा था तो मैं घने जंगलों में रहा करता था। मुझे लकड़ियां ढूंढने के लिए हर बार पहाड़ों को हर रोज चढ़ना पड़ता था। लकड़ियां तुम्हारे पेट में तुम्हें कहीं भी चुभ सकती थी, तुम्हारे कपड़े फाड़ सकती थी। मेरे पास और कोई कपड़े नहीं थे और पहाड़ों में घनी ठंड थी। अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मुझे हर एक ब्रांच को डॉज करते हुए उनसे बचकर निकलना पड़ता था और एक टाइम के बाद मेरी जो रिएक्शन और मेरी स्पीड थी वो और ज्यादा फास्ट हो गई। किंजन अपने मन में सोच रहा था मुझे नहीं पता था कि जो ब्रदर यानिन है इतनी गरीबी से गुजरे हैं। गुए और आर्चर कहते हैं अच्छा तो ऐसा हुआ था। दरअसल इस कहानी में यानिन ने ये नहीं बताया और ना ही उन दोनों को ये पता कि इस कहानी के पीछे एक और बात थी। अगर उसके कपड़े जरा से भी फट गए तो उसका मास्टर उसे बुरी तरह मारता। एक ऐसा डार्क चाइल्डहुड जहां पर घाव और निशान उसके दिल में छप गए थे।